करप्शन कोई करेगा या नहीं करेगा ये किस पे डिसाइड होता है? हर इंसान की एक कीमत होती है, वो जब तक नहीं मिलती तब तक वो ईमानदार है। क्या करते हैं इतना पैसे का? मेरे को सच में नहीं समझ में आता। कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे लिए जाते हैं। कोई कहता है कि ये मंदिर है, मंदिर पे चढ़ावा चढ़ा दीजिए। आपको अगर मोटरसाइकिल रोक के आपसे 100 रुपए 500 रुपए मांगेगा तो आपके दिन भर दिमाग में रहेगा कि मेरे पैसे लिया ये बदमाश डिपार्टमेंट है। और आपका पुल अगर 1000 करोड़ का 2000 करोड़ हो गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी पैसा आपका ही है। बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज ए क्राइम कहा जाता है। तो मरा कैसा वो आदमी? उसको तो गोली लगी है ना, तो किसी ने तो मारी होगी, वो ढूंढो। ऐसे कई करप्ट ऑफिसर है जिसको लोग भगवान मानते हैं। अगर मुझे करप्शन पसंद नहीं है तो मैंने क्या करना चाहिए? सबसे पहले है कि हमने वीडियो के साथ देयर इज एन एंटी करप्शन गाइड अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर यू डाउनलोड इट। लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। सर, सबसे पहले मेरे को ये पूछना है, हमने तो लाइफ में एक बार तो किसी ना किसी को रिश्वत खिलाई है। रिश्वत दी जाती है तो ऊपर तक जाती है, सबका हिस्सा ऊपर तक जाता है। ये सही नहीं है कि हर हाँ। रिश्वत ऊपर तक जाती है। अच्छा। हर रिश्वत नहीं जाती है। जो सिस्टमैटिक करप्शन है वो ऊपर तक जाएगी। जो सिस्टमैटिक नहीं है, जैसा पुलिस डिपार्टमेंट का अगर हम उदाहरण लेंगे, एग्जांपल लेंगे, तो उसमें कुछ सिस्टमैटिक करप्शन है, जैसा ट्रैफिक है जिसमें क्राइम है, क्राइम ब्रांच है। ऐसे 2-3 ब्रांचेस है जिसमें हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक है, जिसमें मंथली देना पड़ेगा। मगर जो इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है या कोई जैसा वेपन का परमिशन है, किसी मंडल की परमिशन है, कोई एक्टिविटीज की परमिशन है, तो ये सिस्टमेटिक नहीं है। इसमें वन ऑफ है। हाँ। एक बार आना है। कोई गलती कर रहा है, कोई केस में उसको एज अ विक्टिम लेना है, एज अ विटनेस लेना है या एज अ एक्यूज लेना है, ये मेरे पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है। तो वो केस में ये नहीं है कि सिस्टमेटिक है। तो कभी कभी मैक्सिमम टाइम में ये पर्सन टू पर्सन होता है, और वो क्राइम जो है, वो जो करप्शन है, वो डेफिनेटली कम है, और उसका लोगों को तकलीफ कम होती है, क्योंकि उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, उसको फेवर किया जाता है। तो उसको तकलीफ उसके बारे में नहीं है कि अगर मैंने किसी को एक्यूज बनाने के जगह उसको विटनेस बना दिया तो वो खुश है। मगर जब वो सिस्टमेटिक लिया जाता है कि नहीं, आप राह देखते बैठे, रॉन्ग साइड कब आएंगे, आप स्पीड कब बढ़ाएंगे, मैं आपको चालन कब कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसमें कुछ टारगेट है, कुछ मंथली देना है, तब लोगों को परेशानी होती है। जैसा बहुत से जो बिजनेसेस है उसमें गलतियां होती है, जैसा रॉकेल का बिजनेस है, पेट्रोल बिजनेस है, कुछ इनलीगल बिजनेसेस है, जुगार है, नारकोटिक्स है, या ट्रैवल का बिजनेस है, बहुत से है। ये जैसा मुरुम जो गौन खनिज बोलते हैं, गिट्टी है, मुरुम है, कुछ वाटर टैंकर्स वगैरह है। तो ये बिजनेस में वो कहीं ना कहीं रूल ब्रेक करते हैं, कानून से नहीं चलते हैं। करेक्ट। हाँ, कुरियर सर्विसेज है, उसमें से पैसे का लेन देन होता है, हवाला है। तो ये बिजनेसेस ऐसे है कि इनको पुलिस के साथ में और पूरी सिस्टम के साथ, सिर्फ पुलिस नहीं, उसमें महसूल विभाग आता है, उसमें आरटीओ आता है, उसमें एंटी करप्शन भी आता है, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आता है। तो बहुत से डिपार्टमेंट उस पर एक्शन ले सकते हैं। कई जगह पे वो रेसिडेंशियल एरिया में दुकान शुरू कर देते हैं, तो ऐसे जगह पे उनको मंथली कलेक्शन देना पड़ता है, और लोगों को तकलीफ इस बात की ज़्यादा है कि हमें तो ये देने की इच्छा नहीं है, फिर भी कुछ वजह से हमें देना पड़ रहा है। ये चीज़ों पे उनको ज़्यादा तकलीफ है, और ये सिस्टमेटिक करप्शन कहा जाएगा कि इसको हम रोक सकते हैं, मगर हमारे कानून इतने कॉम्प्लेक्स है, हमारी समाज व्यवस्था इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसमें हर कोई अपने पास जो पावर है उसको कन्वर्ट करता है पैसे में, और ये करप्शन ज़्यादा तकलीफ देह है। बट अभी आप बोल रहे हो कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी इतना सिस्टमेटिक करप्शन है, सो हाउ वुड यू फाइट दिस करप्शन? आप मतलब अगर खुद ही कोई कॉप हो, हाउ डू यू फाइट दैट सिस्टम देन?
अगर मुझे करप्शन सिस्टमेटिक करप्शन अगर रोकना है तो सिस्टम का पार्ट होना ही पड़ेगा। जो सिस्टम का पार्ट है वही करप्शन रोक सकेगा, सिस्टमेटिक करप्शन अंदर से। जब मैं बाहर से देखूंगा तो मैं सिर्फ उस पर टिक्का टिप्पणी कर सकता हूँ, मैं सिर्फ उसको नाराजगी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये बराबर नहीं हो रहा है, मगर मेरे पास कोई पावर नहीं है कि उसको मैं रोकूं, उसको हैंडल करूं। अगर मैं सिस्टम का पार्ट हूं और मेरे पास वो पावर दिया गया है कानून से कि मैं इस पे एक्शन ले सकता हूं, लेना चाहिए, तभी सिस्टमेटिक करप्शन पे एक्शन हो सकती है। और इसलिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ये पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, मगर सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट हैंडल नहीं करता है, वो पूरे गवर्नमेंट ऑफिसेज, जिसको लोक सेवक कहा जाता है, जिसको गवर्नमेंट पैसा देती है एज अ सैलरी, एज अ मानधन, जो भी किसी तरह से अगर उसको पैसा मिलता है और वो आदमी लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, वो सभी डिपार्टमेंट एंटी करप्शन के अंडर आते हैं। तो वो अधिकार पुलिस को दिया गया है, क्योंकि बिना अधिकार तुम सिस्टमैटिक करप्शन रोक नहीं सकते। बट अगर डिपार्टमेंट में कोई पकड़ा गया तो कैसे छूट सकता है या सजा होती? सजा होने का परसेंटेज बहुत कम है, कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है। फिर भी हमने अभी कोशिश किया है और कोशिश लगातार चालू रहती है, तो उसमें थोड़ा परसेंटेज बढ़ रहा है। जो पहले बिल्कुल 5-10% था, तो अभी वो 15% होगा। मगर क्या होता है, ऊपर से फोन आ जाता है? नहीं आता है वैसा, डायरेक्ट फोन करके ये नहीं कहा जाता कि इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो, ये करो, मगर इंडिकेशंस हो सकता है कि हमें एज अ ह्यूमन हम समझ सकते हैं कि भाई ये चीज़ में बॉसेस ने हमको पूछना चाहिए क्या हुआ, उसका प्रोग्रेस क्या है, इसमें ये किया क्या, वो किया क्या, वो क्यों नहीं हो रहा है, जो बाकी केसेस में किया जाता है। हाँ, वो ये केस में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब भाई इसमें, या फिर ये कहा जाता है कि चलो इसको टाइम में चार्जशीट कर दो, ये जल्दी होना चाहिए, टाइम फ्रेम है, इसका मतलब इसको और डीप इन्वेस्टिगेशन मत करो। तो ये इंडिकेशंस होते हैं, मगर मेरा एक्सपीरियंस जो 30 साल का है उसमें ऐसा बहुत कम बार 1-2 केसेस होंगे जिसमें अधिकारियों को अधिकार का इस्तेमाल करने से रोका गया है या उसको टोक रहे हैं, उसको कहीं पे। ज़्यादातर केसेस में जो सिलेक्टिव अप्रोच जो होता है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। मेरे पास तो अधिकार है कि मैं 100 लोगों पे एक्शन ले सकता हूँ, मगर मुझे मैन पावर, टाइम, रिसोर्सेस इतने ही मिलते हैं जो मैं 10 लोगों पे ही एक्शन लूंगा, और वो कौन से 10 होंगे वो डिसाइड किया जाता है, प्रायोरिटी सेट किया जाता है, उस पर वर्कलोड दिया जाता है। और इसमें देखिए जितने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, हमें खुलेआम दिख रहा है कि इतने बड़े केसेस, बड़े लोगों के भ्रष्टाचार है, टॉप लेवल पे करप्शन है, उस पे एक्शन नहीं हो रहा है, और लो लेवल पे ज़्यादा है, मिडिल लेवल पे कम थोड़ा है, हाई लेवल पे होता ही नहीं है। अब तुम 100 रुपए लेगे तो उस पर केस हो गया, 1000 रुपए की केस होती है, मगर 3000 का पूल 5000 करोड़ हो गया तो कोई एक्शन नहीं लेता है। जो पॉलिसी मेकर्स है, ये कानून बना रहे हैं, जो सिस्टमैटिक हो रहा है, उसमें कानून के दायरे में भी वो करप्शन के दायरे में आता नहीं। कैसे? जैसे कोई एक रोड बनाना है, एक कोई डैम बना रहे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट हो रहा है, उसका असेसमेंट लिया जाता है, उसको पहले समझो 3000 करोड़ में ये प्रोजेक्ट होने वाला था, सरकार चेंज हो गई, प्रोजेक्ट चेंज हो गया, उसको फिर से रीअसेस्ट किया जाता है और उसको 1 हफ्ते में 3000 का 4000 करोड़ हो गया। अब इसको एंटी करप्शन में कहाँ बैठेगा वो? एंटी करप्शन ये कहता है कि कोई लोक सेवक अगर अपने काम करने के बदले या काम ना करने के बदले में किसी से फेवर लेता है, उससे पैसे लेता है, उसके गिफ्ट लेता है, तो वो करप्शन के दायरे में आएगा। तो ये करप्शन के दायरे में आता ही नहीं ना। ये लूपहोल है, टेक्निकल लूपहोल है ये तो, मतलब कि भाई प्राइस बढ़ गया या जिसको अधिकार, हमने आज असेस्ट किया कि
इसको इतना सीमेंट लगेगा, इसको इतना ये लगेगा, इसको एक्सपर्ट ओपिनियन लगेगा, इसके मैन पावर इतना लगेगा, उसका खर्चा ही इतना 3,000 करोड़ हो रहा है। अभी हमने फिर से असेसमेंट लिया, उसका खर्चा 4,000 करोड़ हो रहा है। तो इसमें कौन से लोक सेवक ने अपने काम के बदले में पैसा लिया है? नहीं लिया है, मगर वो अब हम सबको समझ में आ रहा है कि भाई एक हफ्ते में 1,000 करोड़ तो गए। तो ये चीजें करप्शन, एंटी करप्शन के केसेस नहीं होते और लोगों को लगता है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बड़े लोगों को बचा रहा है और छोटों पे कार्रवाई कर रहा है। बट अभी टेक्निकली हाँ, एंटी करप्शन में से आप ये उसको नहीं पकड़ सकते हैं, बट इसीलिए तो फिर आरटीआई है या फिर लोकपाल या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। तो जनता करती है क्या और प्रोटेस्ट और फिर कुछ आगे बढ़ती है? इसको रोक सकते हैं, मगर रोकने के जो कंट्रोलर ऑडिटर्स है, इसमें जिन्होंने देखना चाहिए ये क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा। कोई समझो इंजीनियर है और वो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर है, उन्होंने असेसमेंट किया कि इसको पहले 500 करोड़ लगेंगे, अभी 600 करोड़ लगेंगे। तो कोई देखने वाला होगा उसको कि भाई ये कैसे बढ़ा, करेक्ट, क्यों बढ़ा है। तो ये देखने वाले जो है, अगर वही करप्ट है तो बाहर का आदमी कोई ये नहीं बोलेगा। और ये सिस्टमैटिक होता है ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई टॉप बॉस ने डिसाइड कर लिया कि ये 3,000 का 5,000 करोड़ हो रहा है, तो कौन उसके खिलाफ में बोलेगा? और सबका ही हित है उसमें। और ये सिस्टमैटिक में आप बोल रहे हो कि पैसा बढ़ता है फिर सब में। हाँ, फिर वो हर कोई अपना हिस्सा लेगा उसमें। क्या करते हैं इतना पैसे का? मेरे को सच में नहीं समझ में आता। ये तो मेरा भी सवाल है कि क्या करते इतने पैसे का। वो कहाँ, मतलब छुपा के रखना पड़ रहा है, खर्च भी नहीं हो पा रहे, तो व्हाट्स द पॉइंट इन डूइंग दैट करप्शन? हमें लगता है हमारी ज़रूरतें जो है ना वो बहुत कम है, इसलिए हमें लगता है कि समझो मुझे और आपको हमारे जिंदगी भर के ख्वाब जो है वो 2-3 करोड़ के होते हैं। मेरा फ्लैट हो, मेरी गाड़ी हो, मेरा बस परिवार चले, जिस महीने को मुझे समझो 1-1.5 लाख रुपए मेरा खर्चा है वो मिल जाए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मगर जिनके पास में 1,000 करोड़ ऑलरेडी है उन्हें 2,000 करोड़ चाहिए, जिनके पास 2,000 करोड़ है उनको 4,000 करोड़ चाहिए। जैसी सत्ता की भूख होती है वैसे ही ये लालच मोह जो है, पैसे की भूख, ये कभी रुकने वाली नहीं है। और जो इसके चक्कर में गए उनको कहीं रोकने वाला भी नहीं है और वो रुकने वाले भी नहीं है। तो ये सवाल कि भाई ये इतने पैसे का करते क्या है, ये तो हमें भी नहीं पता। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया जितनी क्यों निकला था भाई, अपने घर में रहता, खेती बाड़ी करता, मियाँ बीबी को साथ में रहता, उसको क्या जरूरत है कहीं से आके इंडिया पे राज करूंगा, मैं दुनिया जीतूंगा। आज के तारीख में भी जो इंसान है, बहुत से लोग हैं जो राष्ट्राध्यक्ष है जिनको पूरे दुनिया पे राज करना है। क्यों करना है? भूख है। हाँ, भूख है उसको। ये टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि भाई मैं लोगों को गुलाम बनाऊंगा, मैं लोगों से ऊपर रहूंगा, मैं दुनिया पे राज करूंगा, मैं दुनिया का अमीर आदमी बनूंगा। क्यों बनना है? हमें तो ये भी लगता है कि भाई तुम्हें क्या करना है, दुनिया पे राज करके क्या करना है, मगर जिनको करना है उनको करना है। ट्रू ट्रू। कमिंग बैक टू द पुलिस डिपार्टमेंट और ये सिस्टमिक करप्शन जो है, वो तो डिपार्टमेंट में ही दिखता होगा कि ये बंदा तो लेता है, या फिर ये तो ईमानदार है, इससे दूर रहो, सिंह में दूर रहो इससे। बट ये इंटरनली केमिस्ट्री कैसे काम करते हैं? हाउ डू पीपल वर्क टुगेदर? हाउ डज द सिस्टम, सब काम तो करना है, मतलब पुलिस करती है, जनता की तो हेल्प करती है, मतलब no doubt about it, but how does this system survive then together, people of different so to say needs and backgrounds? पुलिस डिपार्टमेंट एक मुझे जो अच्छा लगता है ना, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट में आप किसी भी नेचर के हो, आपके लिए जगह है।
आप अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो जगह है, आप करप्शन करना चाहते हो तो उसके लिए जगह है, आप लोगों की सेवा करना चाहते हो तो उसके लिए जगह है, आप लोगों को परेशान करने के नेचर वाले हो तो उनके लिए भी जगह है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत तरीके से काम होते हैं और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि डिपार्टमेंट में सिर्फ 25 या 30% होंगे जिनको करप्शन का चांस मिलता है या करप्शन करते हैं। अच्छा। मैक्सिमम 70% 75% लोग जो है ये नॉन करप्ट है इन जनरल। अगर आप कहोगे कि वो भी तो दिवाली में गिफ्ट लेते हैं, वो भी तो करप्शन है, तो ये छोड़ के हम जो बोली भाषा में कहते हैं कि ये करप्ट आदमी है, ऐसे करप्ट सिर्फ 25% होंगे। बाकी लोग जो है वो मेरे जो बैच के या मेरे पहचानात के जो है समझो 600 लोग हैं, तो उसमें से लगभग 150 ही ऐसे हैं जो लोगों से पैसा लेते हैं या पैसे से उनका अलग तरीके से रिलेशंस है, करप्ट है हम कह सकते हैं। मगर मैक्सिमम लोग जो है ये नॉन करप्ट है और इसीलिए सिस्टम चल रही है। अब पुलिस स्टेशन में भी हर कोई पैसा नहीं मिलता है और हर किसी को पैसा नहीं मिलता है। जो पुलिस स्टेशन में जैसा मैंने कहा कि बहुत से जगह ऐसी होती है जहाँ से पैसा मिलता है। इनलीगल बिजनेस, इनलीगल एक्टिविटीज तो है, मगर आमतौर पर जो लीगल एक्टिविटीज है उसमें से भी मिलता है। मगर वो मिलने वाला पैसा हर किसी को बांटा नहीं जाता कि भाई बैठे 100 लोग हैं, हर एक का हिस्सा इतना रहेगा, ऐसा नहीं होता है। या ऊपर तक मुझे देना है तो मेरे जितने बॉस है उनको सबको मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो जो करप्ट है उनकी एक चेन है, उनकी एक सिस्टम है और वो सिस्टम अपना काम करते रहते हैं और 75% अपना ईमानदारी से नौकरी करते रहते हैं। बट ये अगर ये भी मेजॉरिटी है तो भी फिर क्यों वो 25% को नहीं रोक पाते हैं या फिर डिफीट कर पाते हैं? नहीं, रोकने के अधिकार नहीं है ना उनके पास। टेक्निकली हाँ, कोई कर नहीं सकता है कि और जैसा अगर हम साथ में कोई पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं या कोई डिपार्टमेंट, मुझे कोई रेती का बिजनेस करने वाला है, मुरुम जैसे गिट्टी का बिजनेस करने वाला है, वो आकर देता है कि साहब मुझे परेशान मत करो, ये आपके महीने के इतने पैसे। उसमें आप क्या कर सकते हो? आप एक तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इधर क्या चल रहा है, फिर भी पता चल गया या देख लिया, मालूमात हो गई किसी मतलब से, ये बंदा आया मतलब कुछ करने देने आया, मगर वो कौन बंदा ये भी नहीं होता है ना पता। कौन बंदा, ये कोई करप्ट इंसान जो पैसा देने वाला है और पैसा लेने वाला है, ये दोनों आपस में कभी आमने सामने बैठ के बात नहीं करते हैं। उसके दोनों के बीच में बहुत सारे बिचौलिया होते हैं। करेक्ट। और उसमें कई तरीके होते हैं। कोई बड़े इंटरेस्टिंग किस्से होते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे लिए जाते हैं। तो कोई कहता है कि ये मंदिर है, मंदिर पे चढ़ावा चढ़ा दीजिए। ये तो फिल्मी है पूरा। हाँ, वो तो होता है, ऐसा होता है वैसा। मेरा मतलब दान पेटी में डाल दो, दान पेटी में डाल दो। अच्छा। ये होता है। मुझे याद है मेरे करियर के स्टार्टिंग में एक ऑफिसर थे, उनको मिलने गया तो उनकी इच्छा थी कि मुझे पुलिस स्टेशन देना है। तो मिलने गया तो वो बोलते वो बाहर मंदिर है एक छोटा, दर्शन कर ले। मैं जाकर पैर पड़ के आया, उन्होंने ऐसा देखा, फिर बोले दर्शन कर ले। मैं बोला अभी तो हो गया दर्शन, अब क्या करना है। तो उनका जो आदमी था वो आके बोलता है वहाँ पॉकेट रखो। मैं बोला भाई मैंने तो कुछ लाया नहीं, मुझे पता ही नहीं ये सिस्टम है कि पॉकेट रखना है वहाँ पे। तब पता चला कि भाई ये दर्शन कर लो का मतलब ये है कि वहाँ कुछ गिफ्ट रखो, पॉकेट रखो। तो ये तरीके होते हैं। कई बार ये होता है कि पुलिस स्टेशन के नज़दीक में कोई सिविलियन है, कोई होटल वाला है, कोई चाय टपरी वाला है, उसके पास पैसे दिए जाते हैं। कोई बिचौलिया होता है, वो मध्यस्थी करते रहता है और वो भी पूरा कैश में ही दिया जाता ऐसा भी नहीं है। कई अलग अलग तरह के गिफ्ट होते हैं, कई
आजकल तो वो क्रिप्टो करेंसी आ गया, NFT आ गए, इसको आप करप्शन नहीं कह सकते, करेक्ट। क्योंकि आप मेरे काम के बदले में आपने कुछ किया नहीं है, या फिर आप मुझे पैसा लेना है आपसे तो मेरे दोस्त का आर्ट वर्क आप खरीद लो। इस प्रकार से भी बहुत तरीके होते हैं जो पैसे का लेन देन किया जाता है। इनडायरेक्टली खेला जाता है सब, मतलब हाँ? पूरा इनडायरेक्टली खेलते हैं सब लोग। इनडायरेक्टली खेलते हैं, बहुत से जो लोग होते हैं जो वो इनडायरेक्टली खेलते हैं, मगर लोअर लेवल पे जब आते जाओगे उतना वो डायरेक्ट होते जाता है। हाँ वो तो मतलब, हाँ, तो फिर तो जहाँ पे इसीलिए जो 100-200 रुपए 1000 रुपए के केसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट होता है। करेक्ट। तो ये जो 25% वाले हैं, ये वही लोग हैं जो फिर पूरे दुकानों से हफ्ता लेते हैं? नहीं, कलेक्शन करने वाला अलग होता है। अच्छा हाँ, अच्छा, बाहर का ही बंदा रहता है जो फिर। हाँ, वो सिविलियन हो सकता है, डिपार्टमेंट का हो सकता है, वो कलेक्टर बोलते हैं या कलेक्शन करने वाला बोलते हैं, तो वो अलग इंसान होता है जिसका डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का ही नहीं, महसूल का भी होता है, इनकम टैक्स का भी होता है, और भी सब डिपार्टमेंट के हैं उनके कलेक्शन करने, आरटीओ के भी है, उनके सब सिविलियन ज्यादा होते हैं जिसका डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं वो है। छोटा कट रखेगा अपना बस। हाँ, बस वो अपना कट रखेगा और उसके बाद में जितना भी कलेक्शन आएगा उसमें से अपना हिस्सा निकाल के रखेगा, जो जिसने उसको अपॉइंट किया, जिसकी जिम्मेदारी है कि ये सब कलेक्शन करने की है, तो वो अपना हिस्सा लेगा। बाकी धीरे धीरे ऊपर तक या सब जगह पे पहुंच जाएगा वो। मुझे तो ये लगता था कि सिर्फ पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं, तो नहीं, बहुत सभी डिपार्टमेंट, पुलिस डायरेक्ट है ज्यादा, इसलिए बहुत दिखता है सिविलियंस के साथ में। जैसा हमें वर्दी वाला इंसान सबसे पहले दिख जाता है, दिख जाता है, और आपको अगर मोटरसाइकिल रोक के आपसे 100 रुपए 500 रुपए मांगेगा तो आपके दिन भर दिमाग में रहेगा कि मेरे पैसे लिया ये बदमाश डिपार्टमेंट है। और आपका पुल अगर 1000 करोड़ का 2000 करोड़ हो गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी पैसा आपका ही है, मगर आप बोलते इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, और ये करप्शन भी नहीं है, मेरे जेब से नहीं जा रहा है, जबकि जा रहा है आपके जेब से है, टैक्स तो आप ही भर रहे हो। हाँ, मगर ये इनडायरेक्ट करप्शन है। और एक होता है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं और एक होता है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। तो जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं उसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है। वाओ। वो जो लोगों को लगता है कि मैं इसको 500 रुपए नहीं दूंगा क्योंकि मैं कंट्रोल कर सकता हूं, 5000 करोड़ दे रहे, वो कुछ कर रहेंगे नहीं क्योंकि मैं कंट्रोल कर नहीं सकता हूं, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वाह। और आप देखो जहां पे उसके बदले में कुछ मिलता है, जैसे जमीन का विवाद है, आपका और पड़ोसियों का खेती का जमीन का विवाद है, वो जाता है तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर के पास, वो डिस्प्यूट लेकर वो कहता है कि ठीक है आपके तरफ से फैसला कर दूंगा, आप खुशी से देने को तैयार हैं क्योंकि उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा करप्शन है, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी डिपार्टमेंट में उसके बदले में आपको मिलता है, स्पेशली महसूल डिपार्टमेंट में। तो इसलिए वहां ज्यादा करप्शन होने के बावजूद चिल्ला पुकारा कम होता है, लोगों को वो दर्द कम होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में ये एक तो खुलेआम दिखता है, डायरेक्ट हमारे जेब से जाता है और उसके बदले में हमको कुछ नहीं मिलता है। इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ज्यादा टारगेट होता है। और दूसरा, पुलिस डिपार्टमेंट में विन विन सिचुएशन नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट का करप्शन वो किसी को जबरदस्ती दबा कर लिया जाता है, उसको डांट फटकार कर, उसको धमकियां देकर या उसको डरा कर पैसे 500 रुपए लेंगे मगर उसको 3000 रुपए का डराएंगे। बाकी जगह पे 1000 रुपए भी ले लेंगे तो भी मीठी बात करके लेंगे और देने वाला भी खुशी से देगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। कमिंग बैक टू दीज जो लोकल शॉप्स होते हैं, जो जिसका ऑफ कोर्स परमिट नहीं होता है, जो फुटपाथ के बाजू में लग जाते हैं, पान वाला हो, चाय वाला हो, कितना देते हैं ये लोग हफ्ता महीने का? नॉट जस्ट टू कॉप्स, जैसे आप बोल रहे हो कि आरटीओ वाला भी आ सकता है, म्युनिसिपैलिटी वाला आएगा, लोकल कॉर्पोरेटर का आदमी आएगा, पुलिस वाले हैं,
कितना देते हैं ये लोग? इसमें महानगर पालिका कॉरपोरेशन वाले ज्यादा होता है, उनका अधिकार होता है और वही बिठाते हैं, वही निकालते हैं। लीगल एक्शन वही ले सकता है वही सबसे लीगल पहले। हाँ। एक्शन ले सकता है। क्यों अतिक्रमण करना है, इसको अतिक्रमण डिसाइड करना है या उसको रेगुलराइज करना है, यह अधिकार पुलिस के पास नहीं है। अगर पुलिस ने कह भी दिया कि हम इसको उठाएंगे तो वो उठा नहीं सकते। उसको महानगर पालिका का ऑफिसर उपायुक्त या जो भी है उसी के ऑर्डर से वो हटाया जाएगा। तो बिठाएगा भी वही नगर सेवक, बातचीत करके उठाएगा भी वही। पुलिस क्या है, बंदोबस्त के लिए आएगी। अगर बहुत ज्यादा कुछ हमारा समझो किसी चौकी वाले का कि हेड कांस्टेबल पीएसआई इसको लगा कि नहीं ये तो अपना इनकम सोर्स है, काफी बढ़िया इनकम सोर्स है, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि सर हम आज बंदोबस्त नहीं देंगे, कल बंदोबस्त देंगे। इतना ही अधिकार है ना आपके पास। अगर वो किसी ने डिसाइड कर लिया कि इसको हम उखाड़ ही देंगे, निकाल ही देंगे इसको, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसके ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बैठने वाला जो है और बिठाने के पहले पुलिस के पास आते भी नहीं है। वो बिठाने वाले भी अलग है, उसको चलाने वाले भी अलग है और निकालने वाले भी अलग है। तो पुलिस क्या करती है कि अगर समझो वहां पे पुलिस को हफ्ता क्यों देना है, तो यहाँ गाड़ी मत लगाओ, तेरे दुकान के सामने ट्रैफिक जाम हो रहा है, तेरा सामान यहाँ पे आ रहा है, मैं आते जाते डंडा मारूंगा, करेक्ट, मैं यहाँ पे लोगों को रुकने नहीं दूंगा। इस प्रकार से न्यूसेंस वैल्यू, मेरा आपको तकलीफ देने का अधिकार है, वो मैं दिखाऊंगा अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो इसके बदले में कितने देना चाहिए। और इसको रोकने का काउंटर उसके पास है ना, उसके पास नगर सेवक है, उसके पास सीनियर ऑफिसर के पास जाने का तरीका है, उसके पास और गुंडे रखने के हैं, पूरे ऑर्गेनाइज वहाँ के जितने भी हॉकर्स है वो सब मिलजुल के कोई संगठन बना सकते हैं। उसको पत्रकार भी ले सकता है, सीसीटीवी लगा सकते हैं कि देखो ये पुलिस आके परेशान कर रहा है, तो उनके पास काउंटर मेजर्स है। तो इसलिए वहाँ पे पुलिस का रोल बहुत कम आता है। जब जैसे आपको तकलीफ देने का पावर कितना है या किसी को फेवर करने का पावर कितना है, ये 2 ही चीजें हैं जिसके वजह से आपको पैसे मिलेंगे, करप्शन किया जाएगा। एक तो आप किसी को क्या फेवर कर सकते हैं, उसको क्या बेनिफिट दे सकते हैं या उसको क्या तकलीफ दे सकते हैं। मैंने क्या काम करने के लिए पैसे है या ना करने के लिए पैसे। तो पुलिस के पास ज्यादातर काम ना करने के पैसे होते, काम करने के बदले में पैसे। पुलिस का काम है क्रिमिनल को पकड़ना, उसको तो वो तो करना ही है, वो करना ही है। और बाकी जो पैसा है मिलता है वो काम ना करने के पैसे, लुक द अदर वे। हाँ, उसको ओवरलुक कर दो, उसको निगलेक्ट कर दो, उसको ध्यान मत दो। और जब कोई बोलेगा कि नहीं मैं इसको लाइमलाइट में लाऊंगा, मैं एक न्यूज लगा दूंगा, मैं कोई वहाँ पे राड़ा करूंगा, वहाँ मैं इंक्वायरी बिठाऊंगा, मैं आरटीआई बनाऊंगा, मैं नगर सेवक को मिलूंगा, मैं किसी भी प्रकार से इसको हाईलाइट तो कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है। तो आपको प्रोटेक्ट करने का, निगलेक्ट करने के अधिकार बहुत कम होते जा रहे हैं। तो करेक्ट, जैसा सट्टा है, जुगार है, दारू है, ट्रैफिक है, ये सभी लोगों को दिखता है ना आंखों पे। करेक्ट। तो इसको आप कितना निगलेक्ट करोगे, कितना उसको छुपाओगे, ये छुपने वाली चीज है ही नहीं। तो देने वाला भी ये बोलेगा कि सब आपके पास क्या पावर है, मैं आपको पैसे क्यों दूं, आप ध्यान ना दो इसके लिए मैं पैसे दे रहा हूं। मगर आप अकेले नहीं हो ना ध्यान देने वाले। करेक्ट। ध्यान देने वाले पत्रकार भी है, ध्यान देने वाले आम पब्लिक भी है, आरटीआई भी है, बहुत से लोग हैं, महानगर पालिका भी एक्शन ले सकती, बहुत से लोग कर सकते हैं। तो पुलिस ऐसे पूरे सिस्टम में बहुत छोटा हिस्सा है। अगर हम सिस्टमैटिक करप्शन का देखेंगे तो पुलिस का रोल उसमें बहुत कम है। इंटरेस्टिंग। बट वो सामने दिखते ज्यादा है, मगर दिखते जाता है, उसके मूवीज में ज्यादा दिखते हैं। हाँ, ट्रैफिक पुलिस और क्राइम ब्रांच, ये 2 है
जिसमें पुलिस लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करती है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप सीनियर ऑफिसर से बात करोगे, मिलोगे, तो आपका काम बड़े आसानी से विदाउट करप्शन होता है। करेक्ट। क्योंकि आज के तारीख में जो पुलिस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, सिलेक्शन होके एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इससे वो सभी ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर कम और प्रोफेसर टाइप ज़्यादा लोग हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब सोचिए कि 4 लाख 10 लाख लोग कंपटीशन में बैठे हैं, उसमें से कोई 1000 सिलेक्शन हो रहे हैं। तो जो मेरे समय 4 लाख लोग बैठे थे और 500 का सिलेक्शन था, तो कितने, मैं कभी 50 बच्चे क्लास में हैं तो पहला नहीं आया था, मगर 4 लाख लोगों में से पहले 50 में आया था। तो कुछ ना कुछ बात है, इसीलिए तो वो सिलेक्शन हो रहा है। तो ये जो अभी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होकर आ रहे हैं, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, आईपीएस ऑफिसर, ये करप्शन के लिए नहीं आ रहे हैं। यहाँ बहुत पैसा है, इसलिए उनकी क्वालिटी और उनका दिमाग, उनका कैपेबिलिटी जो है, उनकी क्षमता जो है, अगर उन्होंने बिजनेस किया या करप्शन किया, अगर वो क्राइम में गए तो इसके 1000 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। करेक्ट। क्योंकि वो इतने लोगों से बेहतर है, दिमाग है उनके पास, दिमाग है। मगर वो क्या, करप्शन ये उनका मेन एजेंडा नहीं है। डिपार्टमेंट में आने के साथ में वो बहुत सी चलते अधिकार, सत्ता, ये एक होता है कि मेरे पास पावर है, मैं लोगों का भला कर सकता हूँ। भले कोई प्रोफेसर, डॉक्टर कितना भी होशियार हो, वो 1000 लोगों के जिंदगी पे इम्पैक्ट नहीं कर सकता। और इसीलिए ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट में आए हैं, महसूल में आए हैं, गवर्नमेंट में आए हैं। बट कुछ फर्क पड़ रहा है, लाइक करप्शन कम हो रहा है? ये लोग हैं अभी तो? अनफॉर्चुनेटली नहीं है वो, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है। प्रेशर नहीं है, हमारे समाज, और इसके कई कारण है कि हमारे समाज में अभी करप्शन क्यों है और क्यों बढ़ रहा है। उसका मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने इसको मान्यता दे दी है, हमने इसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया है। कर दो, दे दो यार, छोड़ो। नहीं, आज के तारीख में तो उसको क्या बोलते हैं, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता समझा जा रहा है। अच्छा, आप अगर करप्शन कर पा रहे हो तो ही आप अधिकारी हो, काम करने, मतलब लगाने लायक हो। नहीं तो ऐसे आए गहरे हो, बस आए हो नौकरी करने के लिए। अगर आप कुछ, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो पावर में है और उनको अधिकार है, उनको लग रहा है कि हमने जिंदगी में कुछ करके दिखाया क्योंकि हमने सत्ता में आए हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन सत्ता में नहीं आ रहा है, चुन के नहीं आ रहा है, तो उसकी क्या कीमत है? उसकी क्या कीमत है? वो भले कितने लोगों की मदद करो, वो कितना भी अच्छा हो, उसका मेन रीजन है कि वो जनता की सेवा करने के लिए सत्ता में आना चाहिए। तो अगर आपको मेन स्ट्रीम में रहना है, आपको लोगों के काम करना है, आपको सत्ता के नजदीक रहना है, तो आपको करप्शन करना पड़ेगा। और करप्शन करने वाले लोग ही सक्षम हैं, ऐसा समाज सोचने लगा है। इसलिए दिक्कत है कि हम, कोई बड़ा आदमी बन जाता है, यानी उसके पास पैसा आता है, उसके पास 4-5 लोग आगे पीछे घूमने वाले हैं, उसको सब साफ करके आगे पीछे हो रहे हैं, तभी हम बोलते कि अच्छा ये बड़ा साफ दिख रहा है, इसके पास पावर है। ये लोग क्यों आगे पीछे घूम रहे हैं? क्योंकि वो काम करा सकता है। तो ये जो है, हमने उसको कोई बेचारा भला आदमी का मतलब वो ईमानदार आदमी है, उसको हम बेचारा कहते हैं। ईमानदार को बेचारा बोलने लगे। करेक्ट, वेरी ट्रू। और जो बदमाश है, हमें पता है कि ये करप्ट है, इसने कई लोगों को परेशान करके पैसा कमाया है। कोई एक दिन में 10 साल में अमीर नहीं बन रहा है। सही, बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज ए क्राइम कहा जाता है। तो जो क्राइम करके भी बड़ा हो रहा है, उसको समाज रिस्पेक्ट दे रहा है। पहले लोगों को छुपाना पड़ता था कि भाई, लोग भी पूछते थे कि तेरे पास 10 साल में कहां से पैसा आ गया भाई। करेक्ट। अभी तो मतलब अज्यूम्ड ही है कि हाँ भाई। हाँ, वो तो खुलेआम बोल रहा है कि मेरे पास 4 लाख पगार है, मैं 4 करोड़ का घर खरीद रहा हूं।
तो कोई पूछ नहीं रहा उसको कि So भाई true. क्यों किसी का बेटा 68 लाख लेके प्राइवेट जेट से भाग रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई तेरे 10 पीढ़ियों में इतना पैसा नहीं था, अभी कैसा आ गया। So true. और ऐसे हम हमारे गली में से दिल्ली तक हम्म हर जगह पे ऐसे लोग दिखेंगे आपको कि जिन्होंने 5-10 साल में काफी तरक्की कर ली है। हम्म तो ये उनका इंटरव्यू लेना चाहिए कि भाई आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये पैसे निकाले, कैसे तरक्की की है। तो अगर वो बिजनेस में भी रहेंगे तो भी वो कहेंगे कि ऐसा हुआ था कि वो साहब बोले आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, थोड़ा सा उसको दिया, थोड़ा सा मैंने लिया, 1 साल में मुझे 10 करोड़ मिल गए। तो उसको हम करप्शन कहते ही नहीं है, हम बोलते हैं वो बिजनेस बढ़ा रहा है। तो True. किसी का फेवर लेके बिजनेस करना, अगर समझो बहुत बड़े पद पे कोई बड़े बड़े जिसको क्रोनेट कैपिटलिज्म कहा जाएगा, क्यों गवर्नमेंट का फेवर लेके बिजनेस बढ़ा रहे हैं, हमें तो खुला दिख रहा है ना समाज में। करेक्ट. छोटे से लेके बड़े तक जो सत्ता के नजदीक है, जो फेवर लेकर है, ऐसे बिजनेसमैन आराम से बड़े हो रहे हैं, वो अपने शहर का हो या देश का हो। इसको कोई तो पूछना चाहिए कि ऐसा कैसा हो रहा है। और जो जितना बड़ा उतना ही जल्दी हाँ, पकड़ने के बाद निकल भी जाता है. निकल जाता है, क्योंकि हमारे सिस्टम यह है ना, हमारे सिस्टम में अगर किसी ने मर्डर कर दिया, एक आदमी मर गया खुले आम चौक में, तो उसको किसने मारा इसको ढूंढा नहीं जाता है। ये क्रिमिनल है या नहीं, इसने मारा या नहीं, इतना ही बताओ। कोर्ट पुलिस सब ये बोलेगी बाद में कि भाई इसके खिलाफ पूरे से एविडेंस नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। तो मरा कैसा वो आदमी, उसको तो गोली लगी है ना। करेक्ट. तो किसी ने तो मारी होगी, वो ढूंढो। अगर इसने नहीं मारा है तो जिसने मारा उसको सजा दो। ये ढूंढने का किसी को मैंडेटरी नहीं है कि भाई उसको ढूंढना ही पड़ेगा, उसको ये कैसा मरा, ये इसको सजा मिलनी ही चाहिए। करेक्ट. हम बोलेंगे सिर्फ इसने नहीं किया, इतना काफी है हमारे लिए, केस क्लोज। नॉट गिल्टी टिल प्रूवन अदरवाइज. हाँ। और सिस्टम में इतने बड़े पैमाने पे है, जैसा मैंने कहा, कि उसके लिए कोई कानून, कोई सिस्टम ऐसी नहीं बन सकती कि तुम क्या बोलते हैं, पूरा स्काई ढकने के लिए कोई तंबू नहीं बना सकता। उससे बड़ा है वो। ओवरऑल ये सब जगह दिखता ही है, बट इट्स आई मीन आई एम होपफुल दैट देयर विल बी एन आंसर टू दिस. इंडिया में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई जगह है, कोई रीजन है विच इज एक्चुअली नोन फॉर नॉट बीइंग करप्ट, कि पैसे खिलाने जाओ तो पिट के आओगे टाइप्स? नहीं, ऐसे कई जगह है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत हर जगह करप्शन है, बहुत डीप रूटेड करप्शन है। मगर कई ऐसी, जैसे मैंने कहा पुलिस डिपार्टमेंट में, मैं आपको कई डिपार्टमेंट बोल सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि जहाँ पे एक पैसे का करप्शन नहीं है। जैसे 100 में से 75 लोग बिना पैसे काम कर रहे हैं, वो कहीं तो काम कर रहे हैं, मगर उनका पुलिस के साथ, लोगों के साथ संबंध नहीं है। तो दिखता नहीं है या फिर सामने नहीं आता है। हाँ। उसके पीछे है। जैसा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में है, एक समय साइबर सेल था, एक समय में इंटेलिजेंस कलेक्शन था, एक समय में लॉ एंड ऑर्डर का इन्फॉर्मर नेटवर्क था। तो ऐसे कई डिपार्टमेंट है, कई जगह है जहां पे करप्शन बिल्कुल नहीं है, मगर सिर्फ 2-3 ब्रांच ऐसी है जो पब्लिक के साथ डील करती है, वो करप्ट है। इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई हमने जिस पुलिस वाले को मिला, मैंने जिसको देखा वो करप्ट है। ये बात तो सही है, उसकी नजर में वो 10 पुलिस वालों को मिला, उसमें से 9 करप्ट है, मगर 100 पुलिस वाले हैं ना, उसमें से 10 को मिले हो आप।
देखने वाला ये बोलता है कि 10 में से 9 करप्ट है, मगर बाकी 90 लोगों से आप मिले ही नहीं, क्योंकि आपका संबंध ही नहीं है, आप उनका जॉब है ही नहीं और आपका उनके पास काम है ही नहीं। मैंने भी कभी नहीं सोचा ये कि it never comes, it's not never obvious. ये बहुत है कि, और स्पेशली ऑफिसर रैंक में मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उसमें से 10% करप्शन है, तो 10 में से सिर्फ एक ऑफिसर करप्ट है। 9 ऑफिसर प्रोफेसर कैटेगरी के हैं, जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे, उनको पढ़ाई लिखाई में ही मजा आता है, एनालिसिस करने में ही मजा है, उनका जिंदगी का एम अगर पैसे कमाना होता तो वो कई गुना कमा सकते थे डिपार्टमेंट के आने के पहले या बाद में भी, मगर उनका एम जिंदगी का है ही नहीं कि पैसे कमाना। अभी वो सिस्टम में आए हैं, उनको वो एक क्या बोलते हैं, चेन का एक कड़ी है, बीच में है वो, करेक्ट। तो कुछ जगह पे वो निगलेक्ट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिर भी वो करप्शन के सिस्टम में आ जाते हैं। देखो, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मैं बहुत पहले स्टार्टिंग में ऑफिसर था, तो नॉन करप्ट वगैरह आखिर तक रहा, मैं पहले भी था, मगर उस समय में एक छोटी केस हुई थी, किसी की 2 व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ था, और मेरा राइटर बोलते हैं, जो कांस्टेबल होता है, लिखा पढ़ी करने वाला, जो एफआईआर लिखता है, इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है, स्टेटमेंट लेता है, उसको कागजात बनाता है, फाइल बना के कोर्ट में भेजता है, तो वो मैंने जो कहा वो करके पूरा सिस्टम रेडी डॉक्यूमेंट तैयार करता है, सिस्टम में वो चलना चाहिए। तो वो बंदा जो आया, जिसकी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था, तो उससे उसने कुछ 1,500-2 हज़ार रुपये मांगे और लिए। हालांकि मुझे ये पता था कि ये लेते हैं, मेरे साथ में जो कांस्टेबल है ये लेते हैं, क्योंकि उनको जेरोक्स को लगता है, गाड़ी को लगता है, वगैरह वगैरह, बहुत से रीजन है, और मैं उसको ध्यान नहीं देता था कि ओके है, ऐसा मुझे लगता था कि मैं अब लोगों को परेशान नहीं करूंगा, मैं पैसे नहीं मांगूंगा, तो मैं ईमानदार रहूंगा, इतना ही मेरा सोच था। मगर जब वो आदमी कुछ दिनों के बाद मुझे मिला और उसने कहा कि मैं आपके पिताजी को जानता हूँ, मैं आपके खानदान को जानता हूँ, मुझे पता है कि वो प्रोफेसर है, नॉन करप्ट है, आपके ऊपर संस्कार क्या है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, फिर भी आपके लोगों ने मेरे से 1,500-2 हज़ार रुपये लिए, और वो आपका नाम लेके लिए। अच्छा। हाँ, कि आपके, हम ये केस तो आप हैंडल कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो आप हो, आपके कहे मुताबिक ही वो काम करेंगे। और उन्होंने जब ये कहा, तब मेरे समझ में आया कि करप्शन किस प्रकार से लोगों को इफेक्ट करता है। उसको तो ये लगने लगा कि साहब करप्ट है, साहब ने बोला है लेने के लिए, और साहब ने कुछ नहीं कर रहे हैं ना। मैंने जब बोला तो उस समय मैंने कहा था कि अच्छा मुझे मालूम नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ, मुझे, मगर ये सच नहीं था। कि हमें पता था कि भाई ऐसे कई केसेस आते हैं, और रेगुलरली वो बोलते हैं कि भाई हमको वो आपकी गाड़ी उठा के लेके जाना पड़ा, आपको वो मैकेनिक से दुरुस्त करना पड़ा, हमको जेरॉक्स करने के लिए पैसे नहीं मिलते, ऐसे वैसे। तो वो थोड़ा बहुत सच भी था और थोड़ा बहुत करप्शन भी था, मगर उसके तरफ ध्यान नहीं देना, इस प्रकार से हम सिस्टम में एडॉप्ट होते जाते। ट्रू। और जैसे मेरे डिपार्टमेंट का पहला दिन था, नागपुर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई, महाल कोतवाली में, और वहाँ पे मैंने जैसे ज्वाइन हुआ, सवेरे से मैं 10 बजे जाकर साहब को मिला, बैठा, तो वो साहब दोपहर को खाना खा के वापस आ गए और बोले क्या कर रहा है तू? मैंने बोला कुछ नहीं, बैठा हूँ, आपने आज पहला ही दिन था, मैं देख रहा हूँ क्या सिस्टम होता है, क्या चल रहा है। तो उसने बेल दबाया, एक मोटरसाइकिल वाला है, उसको राइडर बोलते, घुमाते हैं, वो पेट्रोलिंग करते। तो उन्होंने कहा कि इसको लेके जाओ, नया ऑफिसर आया है, इसको अपनी पुलिस स्टेशन की हद दिखा के लाओ। कितने साल के थे आप? मैं था जब 29 साल का। ओके। हाँ, सो राइडर लेके गया आपको? हाँ, तो वो मोटरसाइकिल वाला लेकर गया, किस लिए कि पुलिस स्टेशन की हद दिखाने के लिए, क्या क्या हमारे कहाँ तक हमारी हद है, हमारे कौन सी वस्तियाँ है, वगैरह वगैरह। तो बस घूम के आओ, एरिया देख कर आओ। तो मैं ऐसा
उसके मोटरसाइकिल बुलेट पे बैठा, उसके पीछे 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 घूमकर आया। तो ऐसा बहुत दूर तक, अभी उसके 3-4 पुलिस स्टेशन बन गए, वो दूर तक एरिया था। हम घूमकर आए, वो तो जैसे गांव के बाहर गए तो वो बोला रुको सर मुझे बाथरूम जाना है। मैं बोला ओके, रुक गए हम। वो एक साइड पे गया, मैं दूसरी साइड पे गया और बाथरूम करके आ गए, गाड़ी पे बैठे, वापस पुलिस स्टेशन घूम के आ गए। और जब पुलिस स्टेशन के गेट के पहले उसने गाड़ी रोकी और उसने मुझे उस समय 500 रुपये निकाल के दिया। अरे मैं बोला क्या बात है, कि किस बात की भाई, कि हमने तो किसी को बात नहीं की, कुछ करप्शन नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, इन्होंने 500 रुपये मुझे क्यों दे रहा है। तो उसने मुझे ये कहा, उस समय 500 बहुत ज्यादा था, उसने ये कहा कि हम जब बाथरूम के लिए रुके थे तो उतने में एक ट्रैक्टर वाला आया, उसमें शादी का वराड था, शादी के लोग वो बाराती थे, वो जा रहे थे। मैंने उसको हाथ दिखाया तो उसने मुझे 500 के 2 नोट दे दिए, नहीं तो उनकी शादी रुक जाती थी। ट्रैक्टर में पीछे बिठाना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। और वो प्रैक्टिस थी जब कि अगर पुलिस ने रोक दिया तो तुम्हारी शादी कैंसिल। दिस वाज फ्यू इयर्स बैक। इतना सीरियस हो जाता था कि अगर वो बोल देता कि नहीं नहीं मैं आपको यहीं रोकता हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ, तुम्हारा ट्रैक्टर यहाँ से नहीं जाएगा आगे, तो उस समय उस टाइप पे अरेंज करना उनको पॉसिबल नहीं था। और कितना समय था कि सिर्फ हम बाथरूम करके आए, उतने में उसने ये कांड कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला कि भाई 5 मिनट में सिर्फ हाथ दिखाने के लिए 500 रुपये मिल गए। और उस समय मुझे भी लगा कि कैसा हम करप्शन इतना सुनते हैं, समझते हैं, ये कितना खतरनाक है, कितना आसान है, और कितने लोग भी तैयार है, लोगों को भी पता है कि अपने को देना है, उनकी मजबूरी है, वो विक्टिम है, वो खुशी से नहीं दे रहा है, करेक्ट, विक्टिम है। मगर पुलिस को कितना पावर है, अगर पुलिस ने सचमुच करप्शन शुरू कर दिया तो वो कितना कर सकता है कि एक, और ये जो मुझे घुमा के लेके आया वो तो डेली चक्कर मार रहा है वहां। तो जब मैं पुलिस स्टेशन इंचार्ज होगा, मेरे पास पूरे पावर आए, तो मैं ये नहीं समझूंगा कि भैया कांस्टेबल जो है उसको मैंने एरिया पे पेट्रोलिंग को भेजा है। मुझे पता है कि वो एक राउंड मार के आया तो 1000-2000 रुपए कमाई करेगा, कलेक्शन करके आया सॉर्ट ऑफ। तो मेरे पास अगर 100 लोग हैं तो वो मेरे पास आते रहेंगे कि सर मुझे वो ड्यूटी दो, तो ये ड्यूटी क्या बोलते बेनिफिशियरी है। कोई मेरे ऑफिस में बैठे रहो या बंदोबस्त को जाओ, इसके लिए लोग तैयार नहीं होंगे। तो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आता है कि कौन सी ड्यूटी किसको देना चाहिए, और वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि अगर मैं ईमानदार रहूंगा तो मैं डिसाइड करूंगा कि वहां पे ईमानदार लोग रहे। और ये कंट्रोलिंग पावर नहीं है कि वो ईमानदारी है या नहीं, मैं तो ये समझ रहा हूं कि वो पेट्रोलिंग कर रहा है ईमानदारी से। उसके पीछे जब तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, तब तक पता नहीं चलता है। तो करप्शन इस प्रकार से क्या बोलते, हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये करप्ट आदमी है, ये नॉन करप्ट है, ये हमेशा करप्शन करने वाला है, ये बहुत ईमानदार है। ये ग्रे एरिया है बहुत। हम जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि हम सभी ने कभी ना कभी करप्शन किया है, उसमें हिस्सा हो गया है, हम उसके सहभागी हो गए हैं, हम भागीदार रहे हैं। हमने कभी पैसा दिया है, कभी पैसा लिया है, कभी हमने फेवर लिया है, कभी फेवर दिया है। तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि मैं नॉन करप्ट हूं, इसका मतलब मेरे ऊपर एक छींटा भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और मैं करप्ट हूं इसका मतलब हमारे डिपार्टमेंट में भी और बाकी डिपार्टमेंट में भी ऐसे कई करप्ट ऑफिसर है जिसको लोग भगवान मानते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एंड व्हाई इज दैट, मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे जब तक मुझे अभी लगभग 2015-18 तक मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, और वो दिखता है, मगर मुझे लगता है कि कोई रीजन होगा। जब मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस ये सब्जेक्ट पढ़ा, उसमें इंटरेस्ट आया और मैंने उसकी पढ़ाई करके फिर
मास्टर ट्रेनर बढ़ा, तो उसमें एक मुझे चीज़ समझ में आई कि लोग, आप कितने होशियार है, आप कितना पैसा लेते हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। आपने मेरा काम किया या नहीं किया है, उससे लेना देना नहीं होता। तो लोग आपको मिलकर जब चले जाते हैं, वापस जाते हैं, तो बाहर जाते समय वो क्या फीलिंग लेकर जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई करप्ट ऑफिसर हूं और आप मेरे पास आए कि मेरे बेटे पे ऐसे ऐसी एलिगेशंस हो रहे, रैगिंग कर रहे, ऐसे मेरे बेटे पे ये कहा जा रहा है, आप मुझे सलाह दीजिए, मुझे बचाइए, मैं तो डांटूंगा, गालियां दूंगा, तेरा बर्बाद कर दूंगा, बेटे को ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, आपसे 5,000 10,000 पैसे भी लूंगा और बाद में बोलूंगा इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार देखो, नहीं तो बेटे का करियर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं, देखने वाला बोलेगा कि साहब तो बहुत ही गालियां दे रहे हैं, उससे पैसा भी ले रहे हैं, मगर वो जब जा रहा है वहां से, तब वो बोलता है मेरे बेटे को साहब ने बचाया, पैसा लिया लेकिन काम करके दिया। काम करके दिया। दूसरा ये होता है कि फील गुड फैक्टर। अगर समझो कोई टीचर है, रिटायर्ड टीचर है, रिटायर्ड होने के बाद गांव में आया और उसने मूवमेंट शुरू की कि मेरे गांव में दारू का दुकान नहीं होना चाहिए, देशी दारू या कोई दारू मेरे गांव में नहीं होनी चाहिए। वो रिटायर्ड टीचर है, ईमानदारी से काम करता है। अब वो दारू के दुकानदार का बेटा जो है वो गुंडा है, उसके पास पैसा है, गुंडे है। उसने एक बाजार के दिन वो टीचर के मुंह पे थप्पड़ मार दिया कि तू मेरे धंधे पे आ रहा है, मेरे दुकान बंद करो बोल रहा है। अब वो टीचर आ रहा है आपके पास, आप पुलिस ऑफिसर हो, कि उसने बताया पूरी स्टोरी कि ये सबको मालूम है कि मैं उसके खिलाफ अर्ज फाटे कर रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा हूँ, इसलिए वो नाराज है। उसके बेटे ने आके चौक में मुझे थप्पड़ मार दिया। अब इसमें कानूनी कार्रवाई अगर करना चाहे पुलिस ऑफिसर, बहुत ईमानदार है, स्ट्रिक्ट है, तो वो कहेगा कि ठीक है आप एप्लीकेशन दो, मैं उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से, थप्पड़ मारना कोई बड़ा क्राइम नहीं है, मैं केस रजिस्टर कर दूंगा, उसके खिलाफ जो भी एक्शन है वो लूंगा। क्या एक्शन है उसको समझाना है कि अगली बार ऐसा मत कर। उससे ज्यादा मैं किसी अथॉरिटी के सामने बॉन्ड लिख के लूंगा कि मैं इसके आगे ये नहीं करूंगा, या उसको कोर्ट में भेजूंगा तो वो 200-300 रुपए में बेल हो जाएगी, वो बेलेबल ऑफेंस। अब वो टीचर जो है वो ये समझेगा कि पुलिस ने तो किया ही नहीं कुछ। पुलिस, मैं, मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत, एक दारू बेचने वाला लड़का मुझे चौक में मार रहा है, तो पूरा गांव ने देखा, जो मेरी प्रतिष्ठा थी, मेरी जो इज्जत थी, वो तो चली गई। तो ऐसे समय में अगर कोई करप्ट ऑफिसर है, वो समझो वो दारू वाले को बोलेगा कि मैं तेरे बेटे को बचाऊंगा, केस नहीं करूंगा, और टीचर जो आया है उसको बोलेगा कि सर बैठिए, पानी लीजिए, चाय लीजिए, और पड़ोसियों को बोलेगा आपको पता है सर कौन है, इन्होंने मुझे मैथमेटिक्स सिखाया, बहुत बड़े सर है, उन्होंने इतने इसके शिष्य है, इतने स्टूडेंट अच्छे हैं कि बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर गए हैं, ईमानदारी से काम किया है, बहुत सी पीढ़ियां इनके हाथ के नीचे से गई है, सर का नाम तो बहुत बड़ा है। इस प्रकार से बात करेगा तो टीचर को लगेगा मेरी इज्जत है, अभी भी मुझे फील गुड हो रहा है। दोनों तरफ से खेल रहा है बेसिकली वो नहीं, वो जब टीचर वहां से उठकर जाएगा तब वो बोलेगा कि साहब को मिलकर मुझे अच्छा लगा। इसको आप इस तरीके से भी दे सकते हैं कि दोनों तरफ से खेल रहा है, मगर इसमें इमोशनली इंटेलिजेंट जो है कि भाई तुम उसको फील गुड करा सकते हो या नहीं, वो क्या फीलिंग लेकर जा रहा है। अगर मैंने उनको, टीचर को बताया कि देखिए आपकी कंप्लेंट जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो मैं कर रहा हूं और इसकी इतनी ही कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैंने जो किया वो लीगली करेक्ट है। आप किसी भी वकील से पूछे, मेरे सीनियर से पूछे, आपको कहाँ जाना ही जाइए, मैं लीगल एक्शन इतना ही कर सकता हूँ, इतनी किया। वो बोलेगा साहब ने कुछ किया है नहीं, वो बिक गया है, जबकि वो पूरा लीगली करेक्ट है।
तो ये इमोशंस जो है, इसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये कई करप्ट ऑफिसर करते हैं। इंटरेस्टिंग। लेकिन गोइंग बैक टू दैट राइडर, या फिर जैसे हम लोग बोल रहे थे कि सिस्टमेटिक करप्शन होता है, सिस्टमिक करेक्शन होता है, ट्रैफिक पुलिस लेना पड़ता है, लेते हैं। बट टेल मी वन थिंग, लाइक सो एक क्वेश्चन ये भी पूछना था, अभी मुझे आइडिया नहीं है, बट एक जो एक्सक्यूज होता था कि भाई कितना ही कमाते हैं, अभी क्या ट्रैफिक कांस्टेबल की जो रोड पे ट्रैफिक मैनेज करते हैं, कितनी सैलरी होती है उनकी? सैलरी अंदाजे मतलब। हाँ 50-60 हजार होती है, और बट अभी काफी बेटर है, मतलब हाँ हाँ अर्लियर इट यूज्ड टू बी सो बैड एंड दैट वाज द एक्सक्यूज कि यार मतलब कोई कितना ही पैसा कमाता है, उसको सरकार पैसा नहीं देती, उसको तो भी घर चलाना है, नहीं, उसको बच्चों को पढ़ाना है। आज के तारीख में पगार देखा जाए तो ठीक ठाक है, ये नहीं है कि भाई बहुत ही कम है। सो दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज नाउ टू टेक हाँ मनी बिल्कुल कि नहीं भाई है, मैं मेरे बिल्कुल को नहीं। घर चलाना है। हाँ, घर चलाने के लिए करप्शन करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके फ्यूचर के लिए उसकी जरूरत है। मगर ये नहीं है कि आप हर एक को ये कहोगे कि आप इतने ही लेवल पे सेटिस्फाइड रहो, आपका सेटिस्फैक्शन यहाँ तक ही है। अगर वो अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहे, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डालना चाहे, तो वहाँ पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं। तो आप क्यों कह सकते हो कि नहीं, आपको तो म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में डालना ही पड़ेगा, आपको बस से उसको भेजना पड़ेगा। अगर उसने थोड़ा करप्शन किया तो उसको स्कूटी लेके दे सकता है, तो मोटरसाइकिल लेके दे सकता है, उसको और कुछ करेगा तो कार लेके दे सकता है, वो बेहतर जिंदगी दे सकता है। ये तो कोई नाकारेगा नहीं, इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप इस पे सेटिस्फैक्शन रहो। जैसा मैंने कहा कि जिसके पास 1000 करोड़ है वो क्यों करेगा करप्शन, मगर करता है और चाहिए और चाहिए। जिसके हाथ में एक देश है वो वहां पे सेटिस्फाइड नहीं है, उसको दुनिया का राजा हम बनना है। ट्रू। तो ये हम हमारे लिए कानून अलग बनाएंगे, दूसरे के लिए अलग बनाएंगे, ये नहीं होगा। हम ये बोलेंगे कि भाई दुनिया में ऐसे तो कई लोग हैं जो 50,000 में रह रहे हैं, आप क्यों नहीं रहते हो? तो उसका आंसर ये है कि दुनिया में ऐसे कई बेवकूफ है जो 50,000 नहीं 50 लाख कमा रहे, जिनकी लायकी नहीं है, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, जिनकी पोजीशन नहीं है, वो सिर्फ बदमाश है, करप्शन कर रहे हैं और उसको 50 लाख कमा रहे हैं, और आप लोग हो जो उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो आप मुझे जब बोलते हो कि आप 50,000 में सेटिस्फाइड रहो, इसका मतलब आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आप मेरा रिस्पेक्ट उससे ज्यादा नहीं दे रहे हो मुझे रिस्पेक्ट। अगर जो करप्शन करके 50 लाख कमा रहा है और जो ईमानदारी से 50,000 में सेटिस्फाइड है, वो दोनों आदमी आपके पास आएंगे, शादी में मिलेंगे, तो आप झट उठकर उसके पहले 50 लाख वाले के पास जाएंगे, उसके साथ फोटो निकालेंगे, साहब आए बोलेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करा देंगे, तो उसको एक प्रतिष्ठा मिलती है। और जो ईमानदार है उसको कोई नहीं देख रहा है, वो गरीब बेचारा है। तो हर कोई अपना चॉइस प्राइस प्रिंसिपल है ना, क्या निवड़ कीमत सिद्धांत बोलते हैं कि हमारे पास डिसीजन लेना है तो हम वो डिसीजन लेने के पहले तोलते हैं कि ये डिसीजन में क्या फायदे तोटे हैं, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, इसमें क्या है, और उस पे से हम डिसीजन लेते हैं। तो उसमें मोरल वैल्यूज, इथिक्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे इथिक्स हाई है, मेरे अच्छे हैं, तो मैं उसको वेटेज ज्यादा दूंगा और डिसाइड करूंगा कि इससे मुझे 10,000 मिल रहे हैं, मगर मैं बदमाश हो रहा हूं, मैं करप्ट हो रहा हूं, तो मैं नहीं लूंगा 10,000। करेक्ट। अगर उसमें 10 करोड़ मिल रहे हैं तो मैं बोलूंगा ले लो भाई, मेरे इथिक्स गए बाजू में, 10 करोड़ चलेगा। फायदा तोटा देखकर हम डिसीजन लेते हैं। और करप्शन में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। करप्शन कोई करेगा या नहीं करेगा, ये किस पे डिसाइड होता है? हर इंसान की एक कीमत होती है, वो जब तक नहीं मिलती तब तक वो ईमानदार है। Everyone has a price. हाँ, फिर वो कब तक आप ईमानदार हो? जब तक आपकी जिंदगी की पूरी कमाई आपको नहीं मिल रही है तब तक ईमानदार हो।
और उसके बदले आप क्या दे रहे हो। ये चॉइस प्राइस प्रिंसिपल है और ये हर जगह पे लागू होता है, मगर करप्शन के सिलसिले में बहुत ज्यादा होता है। और अगर कोई पुलिस वाला लेता भी है, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस, या फिर आई मीन नॉट जस्ट रेड सिग्नल तोड़ा 200 रुपए मांगे, वो तो एक चीज हो गया। ओवरसाइज्ड कंटेनर हाईवे पे जा रहा है, उससे 10,000 20,000 निकलेंगे, 25,000 निकलेंगे। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन 100 रुपया लिया, वो 100 रुपया कितने ऊपर तक जाता है? जो सिस्टमेटिक करप्शन है उसमें तो वो डिसाइड होता है कि पहले पुलिस स्टेशन लेवल पे या जूनियर बॉस के पास जाएगा, उसके बाद मैं पुलिस डिपार्टमेंट का उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि उसमें मुझे पता है कि लेवल क्या है। करेक्ट। और उसमें इनफैक्ट परसेंटेज भी बताइए ना कि अभी 100 रुपए का इसलिए एग्जांपल लिया कि 100 में से 10 रुपए इसको जाएंगे, 4 रुपए इसको जाएंगे, 5 रुपए। तो लगभग 25% जो है वो नीचे के लेवल तक रहेंगे और 75% ऊपर जाएंगे। अच्छा। अगर 100 रुपए उसको मिल रहे हैं तो, और ऊपर का मतलब आप कहाँ तक ऊपर समझते हो ये भी डिपेंड है ना। मैं वो पूछने वाला था। वो जैसे पुलिस स्टेशन लेवल पे तो बताया जाएगा कि सर ये यहाँ से इतने आए, यहाँ से इतने आए, यहाँ से इतने आए, इतना टोटल कलेक्शन हो गया, या मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पे जो मिल रहे हैं उसमें से आप देख सकते हो कि नीचे वाले ने कितनी बदमाशी की है। कि उसके ऊपर जो होता है वो कहता है कि भाई मुझे महीने को इतना चाहिए, 50,000 देना पड़ेगा। वो नहीं पूछेंगे कि आपने नीचे से कौन से कहाँ से वो कितने निकाले हैं, मुझे इतना चाहिए। उसके ऊपर कहेंगे कि मुझे 3 लाख चाहिए, उसके ऊपर कहेंगे मुझे 50 लाख चाहिए। वो तो और बड़े एरिया से बढ़े जाता है, बढ़ते जाता है। तो वो लगभग 100 रुपए है तो उसमें से 25 रुपए लोअर लेवल पे रहेंगे और उसके आगे 75 रुपए ऊपर जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में और सभी डिपार्टमेंट में जो नीचे के ऑफिसर है वो हाई रिस्क लेके लो करप्शन करते हैं, कम करप्शन करते हैं। टॉप लेवल पे लो रिस्क लेके ज्यादा करप्शन करते हैं। वेरी वेल पुट। सो तो दूसरा ये होता है करप्शन के इसमें कि आप ऊपर जाओगे तब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सिस्टमेटिक करप्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी की कॉलर पकड़ के मारना चाहूं तो मेरे समझ में नहीं आएगा कि मैं किसको जिम्मेदार पकड़ूं, और जैसा जैसे ऊपर जाएगा तब तक वो बचने के उसको बहुत आसान तरीके होंगे। एब्सोल्युटली हिडन, मतलब हाँ, वो बोलेंगे भाई हमारे लेवल पे ये क्या बात लेके आ रहे हो। जैसा कोई रास्ते में किसी का बच्चा एक्सीडेंट में कार बस के नीचे आके मर गया, आप उसके लिए कोई मंत्री को जिम्मेदार थोड़ी पकड़ोगे। वो पिटेगा तो बस ड्राइवर ही पकड़ा हुआ। हाँ, वो ड्राइवर ही मार खाएगा। मगर वो जो सिस्टम बनी है, रोड बने हैं, उसकी डिजाइन बना है, वो रोड पे एक ही समय पे गाय भी चलेगी, साइकिल भी चलेगी, मोटरसाइकिल भी चलेगी, कार भी चलेगी, ट्रक भी चलेगी। ये डिसाइड कौन कर रहा है? वहाँ पे कितने फीट का रास्ता होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसका स्लोप कितना होना चाहिए, उसको टर्न कितना होना चाहिए, ये ड्राइवर थोड़ी डिसाइड कर रहा है। करेक्ट। मगर हम उसके लिए ये लोगों को जिम्मेदार नहीं डिसाइड करते, नहीं ठहराते, ना ही उनको गाली देते हैं। हम तो बोलते कि भाई ड्राइवर गलत है, इसको ठोक दिया तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगा। करेक्ट, तो एब्सोल्युटली। जितना ऊपर जाओगे उतना वो जंगल और घना होते जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम आई मीन कैचिंग द राइट पर्सन इज ऑफ कोर्स देयर, बट इवन एट अ कॉमन मैन्स लेवल, कि मुझे तो ऊपर के लेवल के लोगों से कोई लेना देना है नहीं, मुझे तो जो सामने सरकारी ऑफिसर दिखेगा, एंड नॉट जस्ट पुलिस, लेकिन कुछ हर सरकारी ऑफिस में करप्शन होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव हर्ड दीस केसेस, एंड मुझे भी कॉल आया था जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, बोल रहे थे आपका नहीं होगा, कुछ गड़बड़ है, पेपर वर्क सही नहीं है, आप आओ ऑफिस में मिलने के लिए। तो यू नो आई सेड ठीक है मत कीजिए, मैं वापस फॉर्म भरता हूँ। 2 बार फोन आया, मैं बोला नहीं मत कीजिए, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, वैसे भी बेरोजगार हूं मैं, मुझे धंधा तो शुरू करना है और 1 महीना और लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसने हो गया, फिर तो हो गया। बट आई हैव सीन फ्रेंड्स एंड पीपल
वो बिन कॉल टू ऑफिसर्स सेइंग कि भाई देखो कुछ होता है क्या, मुझे अगर नहीं देना है, व्हाट कैन आई डू, लाइक व्हाट्स द प्रोसेस कि हाउ डज अ कॉमन मैन से कि मुझे रिश्वत नहीं देनी है, मैं क्या बहुत करूं? इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे करप्शन पसंद नहीं है तो मैंने क्या करना चाहिए, मेरे पास क्या सोल्यूशन है उसका, एज अ सिटीजन, एज अ कॉमन मैन, एज मैं विक्टिम ना बनूं, इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले है कि हमने सिस्टम फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपको जीएसटी लेना है या कोई लाइसेंस लेना है, कोई परमिशन लेना है, कुछ काम कराना है, तो उसकी एक प्रोसेस डिसाइड है। वो प्रोसेस में मैंने एप्लीकेशन देना चाहिए, उसकी रिसीव्ड लेना चाहिए, मैंने जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना चाहिए, उसकी कॉपी करनी चाहिए, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट देना है वो देने हैं, जो ऑफिसर पे उसकी सिग्नेचर होगी, जो फाइल जर्नी क्या है ये समझना चाहिए कि वो मेरी फाइल कहाँ से जाएगी और उस पर कौन कौन क्या क्या रिमार्क्स लिखने वाला है, किसके पास क्या अधिकार है, ये समझना है। इंटरफेयर नहीं करना है, ये हमें समझना है। तो एज ए एंट्री पॉइंट, क्योंकि मैं इनिशिएटिव हूँ, मैं जनरेटर हूँ, मैंने कुछ फाइल मूव किया है, तो वो फाइल मूव करना चाहिए और उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि मेरा एक आरटीओ में काम है, तेरा कोई दोस्त है क्या भाई, तेरा कोई पहचानत का है तो मुझे बताओ, नहीं तो वो कोई आरटीओ ऑफिसर पहचानत बताओ, कोई एजेंट बताओ, मैं बोलूँगा हाँ मैं इनसे मिल लीजिए। वो आपको पता ही नहीं है कि आपका काम कौन करने वाला है, कौन सा फॉर्म लगेगा, उस पर क्या लिखा है, उसमें क्या सबमिट करना है। आप बोलते हो कि मुझे 1 पॉइंट सॉल्यूशन दे दो, मुझे एक आदमी बता दो, उसको मैं दे दूंगा, 5-10 हज़ार जो भी लगेंगे दे दूंगा, मेरा काम हो जाना चाहिए। तो इसलिए वन विंडो सिस्टम आया क्या हर जगह पे? वन विंडो सिस्टम उसको काउंटर है। तो लोगों को जो साइकोलॉजी ये है कि हमको वन विंडो चाहिए, एजेंट क्यों ढूंढते हैं हम, घुमाते बैठते हैं सरकारी ऑफिस, इसलिए लोग वो परेशान हैं। करते रहेगा, मुझे वन विंडो। अब आम आदमी ने क्या करना चाहिए, तो एक तो सिस्टम समझ लेना चाहिए और जो भी कर रहे उसका रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर समझो आपको किसी ने पैसे मांग लिया तो गड़बड़ा नहीं जाना चाहिए या पैनिक नहीं होना चाहिए उसको। मैं एक तो दो रिएक्शन होते हैं, एक तो वो बिल्कुल लो हो जाता है कि अब तो कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, ये सिस्टम मुझे काम नहीं होने देगी, इन्होंने मुझे पैसे मांग लिया, मैं पैसे नहीं दे सकूंगा, वो होगा ही नहीं काम, पहले ही कदम पे मुझे रुकावट आ गई। दूसरा होता है कि अच्छा मैं तो इसको दिखाऊंगा ही, अब तो इसको मैं ऐसा अटकाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तो ये दोनों रिएक्शन सही नहीं है। उसका रिएक्शन ये होना चाहिए कि अच्छा आपको किस लिए चाहिए, क्या प्रोसीजर है ये मुझे बताओ। अच्छा ये फॉर्म भरना है, ये फॉर्म आपके पास आएगा, आप फॉरवर्ड करोगे उसको, इनवर्ड करना है तो ठीक है, मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, इनवर्ड कर रहा हूँ, उसकी रिसीव्ड ले रहा हूँ। अब अगर वो वापस पैसे मांग रहा है, कुछ ये कर रहा है, तो उसको क्या रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ मैं, कोई साक्षीदार, कोई दोस्त को साथ में लेके जा सकता हूँ, इसको मैं एज अ एविडेंस क्या कर सकता हूँ, क्या सीसीटीवी के पास ले सकता हूँ, कहीं उसको होटल में बुला चाय के टपरी में लेके जा सकता हूँ, उसका एविडेंस क्या क्या कलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी सोचना शुरू करना चाहिए। पहली चीज शॉर्टकट नहीं लेना है, दूसरा सिस्टम फॉलो करना है, तीसरा उसके एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करना है, चौथा उसका रिपोर्टिंग करना है कि एक तो मेरा काम होते रहे, मेरी फाइल मूव होती रहे, मगर इसके खिलाफ मैं एक तो उसके सीनियर पे कंप्लेंट कर सकता हूँ, टॉप बॉस जो है उसको बोल सकता हूँ कि आपका बंदा ऐसा ऐसा इस काम के लिए मांग रहा है, बताइए। इसमें भी आपका काम हो जाता है। हाँ बट उसको सजा नहीं मिलेगी ना फिर। हाँ तो उसके लिए फिर पुलिस डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन है, वहां पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। उसको सबक सिखाना तो मेरे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। नहीं, वो पुलिस का क्रिमिनल सजा है वो, मगर अगर आप टॉप बॉस को बताओगे तो उसको सजा नहीं मिलेगी, ये भी सही नहीं है। अगर टॉप बॉस के नजर में आया कि ये बंदा सिर्फ एप्लीकेशन इनवर्ड करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो उसको ऐसी जगह पे डालेंगे कि उसका दूर दूर तक कोई सिटीजन का काम नहीं होगा, उसके टच नहीं आएगा, पीछे बैक ऑफिस में में डाल देंगे, तो अब तो वहां देखते रहे। तो
कोशिश ये होती है सीनियर ऑफिसर की कि जो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है वहां पे ज्यादातर ईमानदार लोग रहे। अगर सीनियर ऑफिसर ईमानदार है तो, अगर वो बेईमान है तो फिर तो आपको वो ऐसे पुलिस ही लोग कंप्लेंट ही करना रखेंगे पड़ेगा। जिनको जो करप्ट है। वही तो ना। सिस्टम में जो एक कमिश्नर या टॉप बॉस क्या है, इस पे से पूरी सिस्टम नीचे तक आती है। अगर जैसा ये उदाहरण इसलिए समझ में आसान रहेगा कि इन्वर्ट करने के लिए ईमानदार रखना है या बदमाश रखना है, ये कमिश्नर डायरेक्ट तय नहीं करता है। मगर कमिश्नर अगर पैसे लेने वाला है तो नीचे से ही जाएंगे पैसे, लोगों से ही आएंगे। कलेक्शन कहाँ से आएगा? वहीं से आएगा। कलेक्शन तो वहीं से आएगा। तो फिर वहां पे ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो पैसे निकालेंगे। वो ईमानदार है तो फिर हिम्मत तो फिर है तो नीचे दिखाओ, बोलेंगे कि भाई इसको तो मैं बाजू में रख दूंगा, मुझे ईमानदारी चाहिए। तो करेक्ट। दो सिस्टम पैरेलल चालू रहती है। एक ईमानदार सिस्टम चालू रहती है, एक करप्ट सिस्टम चालू रहती है, और वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, उसको मिक्स होता है। हर सीनियर ऑफिसर का एक फंडा होता है, उसकी एक सोच होती है। वो कहता है कि बाकी सब चलेगा, जुआ नहीं चलेगा। कोई ऑफिसर बोलता है कि बाकी सब चलेगा, नारकोटिक्स नहीं चलेगा। उसमें भी थोड़ी ईमानदारी, उसमें भी होता है कि आप क्या बोलते रेड लाइट एरिया से नहीं लोगे पैसे, वहां पे लोगों को न्याय दो। हर कोई ऑफिसर की अलग अलग सोच होती है। वो कोई कहता है कि ट्रैफिक में नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों पे उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ट्रैफिक में से कलेक्शन कम है और बदनामी ज्यादा है। आप उससे कई गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हो कोई दूसरी तरीके से। अब मैं नक्सल एरिया में था, गोंदिया में। तो नक्सल एरिया में वैसा भी करप्शन के लिए चांस नहीं होता है, जंगल होता है, वहाँ कोई बड़ा ये नहीं होता। तो वहाँ जो करप्शन छोटे लेवल पे चलता था या होता था, वो होता था जो देशी दारू बेचने वाले होते हैं, उसके से 5 रुपए 10 रुपए लेते थे। जो टायर पे पैसे लेके जा रहे, दारू लेके जा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को। और कई बार वो गरीब होते हैं, वो सही काम नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे, मगर वो लोगों की जरूरत भी होती है, डिमांड होती है, और ये सप्लाई करते हैं, वो इनलीगल होता है। मैंने जब वो नक्सल एरिया में काम शुरू किया, तब मैंने जो पैसे लेने वाले मेरे कांस्टेबल थे, वो लोगों से घुल मिल के थे। तो फील्ड में वो लोग मुझे चाहिए थे क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मगर ये करप्शन भी ना करे, ये भी जरूरी था, और स्पेशली गरीब लोगों के साथ में करप्शन ना करे। तो मैंने ये उनको ये सॉल्यूशन दिया था कि आप नीचे ईमानदारी से काम करो, आपको महीना जितना मिलता है ये मुझे बताओ, उतना मैं आपको दूसरी जगह से निकाल के दूंगा। बट गरीबों से मत लो। गरीबों से मत लो, गरीबों से मत लो। हालांकि वो भी 100% सही नहीं है, मगर उसको मैंने उनका जितना भी मिलता था, तो उनको ये कहा था कि आप एक तो वहाँ पे मोहा के फूल, मोहा की चीज़ें है, वो किराना दुकानदार होते हैं, वो बड़े पैमाने पे लोगों से खरीदते हैं और वो इनलीगली ट्रांसपोर्ट करते हैं। और वहाँ पे बहुत से तेंदू पत्ता है, मोहा के फूल होते हैं, या बिब्बा होता था, वो जंगल में से मिलने वाले कुछ चीजें प्रोडक्ट रहते, वो किराना दुकानदार वो करता था और उसके पास कोई जाता ही नहीं था। मैंने कहा तुम उनको पकड़ो, वो आपको ज्यादा देंगे, और गरीब लोगों से लेना डायरेक्ट, ये कहाँ जाके बेच रहे हैं उसको पकड़ो, उसके ऊपर कौन है उसको पकड़ो। तो आप जितने बड़े लेवल पे जाओगे उतना आपको आसानी से मिलेगा और लोगों को परेशानी कम होगी। हालांकि ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सही नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, मगर उस समय मुझे जो समझ में आया, जो मैं प्रैक्टिकली सॉल्यूशन दे सकता था, वो ये था कि मैंने लोगों को इम्पैक्ट बहुत अच्छा हुआ ना, कि लोगों को ये मैसेज गया कि एक ईमानदार ऑफिसर आया है, हमको भी परेशानी नहीं हो रही है।
तो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन बहुत दिया। उन्होंने नक्सल मूवमेंट में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपके बारे में लोग क्या समझते हैं। नक्सलवादी उसी ऑफिसर को ज्यादातर मारते हैं जिसके बारे में लोग नेगेटिवली बात करते हैं। अगर आपको स्थानिक लोग अच्छा ऑफिसर कह रहे हैं, अगर मुझे मारने के बाद गांव के लोग नाराज होंगे तो नक्सलवादी मुझे नहीं मारेंगे। पर्सनल अटैक, करेक्ट। जब मॉब होता है, जब मूवमेंट होती है, उसमें गाड़ी ब्लास्ट उड़ाना, उसमें कोई भी जा सकता है, ये अलग चीज है, मगर स्पेशली टारगेटेड अटैक नहीं होगा। तो वो उस सिचुएशन में करप्शन को हमने इस प्रकार से हैंडल किया था। साइबर क्राइम में अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, ट्रैफिक में अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। मिडिल लेवल ऑफिसर, टॉप लेवल ऑफिसर इसीलिए ऑफिसर है कि उन्हें ये डिसीजन ले सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं, इसलिए वो बॉस है। ट्रू। ऊपर से नीचे तक वो मैसेज आता है। हाँ, वो बराबर लोगों को समझ में आता है कि साहब क्या कहना चाह रहे हैं। क्राइम मीटिंग में ये जो बोला जाता है, जो मीटिंग होती है, वो उसमें से जो नहीं बोला जाता है वो बहुत मैसेज स्ट्रांग होता है। वो सिस्टम में बराबर समझ में आता है कि साहब को ये नहीं चलेगा, ये ठीक है, ये वेलकम है, ये चीज को कोई दिक्कत नहीं, इसको जरा संभाल के करना पड़ेगा, और ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। इंटरेस्टिंग। और एज समवन वर्किंग इन द क्राइम यूनिट, एंटी करप्शन यूनिट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कभी किसी को पकड़ा है कि नहीं? इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वो रंगे हाथ पकड़ना जो बोलते हैं, पाउडर लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, यही तो काम होता है ना। वो इनफैक्ट एक्सप्लेन कीजिए ना, मे बी द यंगर जनरेशन डजंट नो रंगे हाथ पकड़ने का एक्चुअली गेटिंग कॉट रेड हैंडेड कहां से आया। रेड हैंडेड का मतलब और रंगे हाथ का मतलब फेनोल्फथैलीन पाउडर होती है और सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है, वो दोनों का इंटरेक्शन हुआ कि वो रेड होता है। उसमें स्टोरी ऐसी होती है कि समझो आप कोई डिपार्टमेंट में गए, सरकारी डिपार्टमेंट में, और आपको उसने पैसे मांगा है। आप पुलिस, एक तो जैसा कहा कि आपके पास 3-4 ऑप्शंस है कि पुलिस के पास जाना या नहीं जाना, या वो डिपार्टमेंट के सीनियर के पास जाना, या कोई उसको मध्यस्थ लेके सेटल करना। ये अगर आपको पुलिस केस करनी है तो उसके लिए 1064 एक टोल नंबर, फ्री नंबर है कि 1064, इस पे आप डायरेक्ट कॉल करके ये बोल सकते हैं कि ये एनोनिमस कंप्लेंट करना है, आपका नाम नहीं रखना है, सिर्फ आपको बताना है कि ये सिस्टम ऐसी चल रही है, आप देखो, तो उस पे कर सकते हो। या इनिशियली भी कर सकते हो कि सर मुझे अर्जेंसी है, आज दोपहर को मैं सवेरे गया तो उसने मुझे दोपहर को 50,000 रुपये लेके बुलाया है, मैं क्या करूं बताइए, मुझे पता नहीं कहाँ ऑफिस है आपका, मैं किसको मिलूं, क्या करूं, इसलिए मैंने आपको फोन किया। अर्जेंसी भी है या एनोनिमस है, और कई तरीके हैं जिसके वजह से लोग 1064 पे फोन करके बताते। अगर आप पुलिस केस करनी है तो उसके लिए अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूं तो मैं ये कहूंगा कि आइए मेरे पास पहले और बताइए क्या क्या हुआ। इसमें 3 चीजें मैं देखूंगा। आपकी कंप्लेंट लेने से पहले मेरे दिमाग में क्या रहेगा, क्या आप लोक सेवक के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, या कोई ऐसी कंप्लेंट कर रहे कि सर मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने दूसरे डॉक्टर को भेजने के पहले उससे कट प्रैक्टिस लिया है, उसने पैसे मांग लिया है, तो ये गलत चीज है, अनैतिक है, मगर वो पुलिस डिपार्टमेंट में एंटी करप्शन लॉ में नहीं आता है। ओके, तो मैं पहले ये देखूंगा कि क्या आपकी कंप्लेंट लोक सेवक के खिलाफ है क्या। दूसरा ये देखूंगा कि वो उसको अधिकार है कि आप जो काम कराने के लिए गए हैं वो काम करने के चेन में उसका रोल है या नहीं है। वो अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में आके बोल रहे हो कि इन्होंने आरटीओ का काम कराने के लिए मुझसे पैसे मांग रहे हैं, या किसी को बोल रहा है कि मुझे राज्यपाल बनाना है, इसलिए मैं पुलिस ऑफिसर को मिला और उसको पूछा कि मुझे राज्यपाल बना सकते हो, तो उसने बोला हाँ मैं बना दूंगा आपको, और वो मुझे अभी 50,000 रुपये मांग रहा है कि उसके बदले में मुझे राज्यपाल बना देगा। तो उसको अधिकार है क्या भाई किसी को राज्यपाल बनाने का?
तो ये दूसरी चीज होती है कि उसको अधिकार है या नहीं जिस काम में वो आप कर रहे हो, और नहीं है तो डायरेक्टली ब्लेम करने लायक है, मतलब हाँ, so तो पक्का ही उसको ऑफेंस है। हैंडल करने का तरीका अलग है। हाँ, वो हाँ, ब्लैकमेलिंग हो सकता है और चीटिंग हो सकता है और भी तरीके, सेक्शन अलग लगेंगे। ओके ओके ओके। ये जो रंगे हाथ पकड़ना है, हाँ। ये स्टोरी नहीं होगी उसकी। हाँ, उसकी स्टोरी अलग होगी। अच्छा। तो ये रंगे हाथ की जो स्टोरी है उसमें ये देखा जाएगा कि आपका काम जो है वो लीगल है, वो लोक सेवक के पास है, उसको अधिकार है या वो चेन में है और उसकी डिमांड है। ये नहीं है कि आप जाके उसको दे रहे हो, आपने ड्रॉवर खोला और पैसे दे दिया, मैं बोला सर दे दिया पैसे, वो बोलेगा भाई मैंने मांगा कहाँ आपको। आप ऐसे ही थोप सकते हो। ऐसे ही मुझे फंसाने के लिए आए, वो डाल दिए पैसे, पुलिस लेकर आए और बोले पकड़ो पकड़ो इसको। तो सारी ये कंडीशंस मीट होनी चाहिए। ये कंडीशंस बेसिकली 3 कंडीशंस मीट होनी चाहिए कि वो लोक सेवक हो, उसकी डिमांड हो और वो काम करने की पोजीशन पे हो। ओके, अब ये होने, मैंने वेरीफाई कर लिया तो मैं बोलूंगा कि ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ, मगर ये सेटिस्फैक्शन क्या है, आपके कहने पे सेटिस्फैक्शन है, उसको मैंने वेरीफाई नहीं किया है। अब आपको तो पता चल गया कि क्या कंडीशंस है, वो स्टोरी लेके आप आ सकते हो मेरे पास कि सर इसके खिलाफ भी मेरी कंप्लेंट है, ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही है, उस पे से डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा। मैं बोलूंगा मैं आपको 2 आदमियों के साथ भेजूंगा, इस विटनेस के साथ भेजूंगा। एक तो उसमें पहले होता था कि एक्चुअली इंसान जाते थे उसके साथ में, अब ये होने लगा है कि मैं आपको टेप रिकॉर्डर डालूंगा, मोबाइल रिकॉर्डर डालूंगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग डालूंगा। उसके आगे हो गया कि हिडन कैमरे होते हैं कि मैं उसमें ऑडियो वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा। किसी तरीके से मैं ये वेरीफाई करूंगा कि आपकी स्टोरी में दम है, सच्चाई है। तो ये रंगे हाथ पकड़ने की दूसरी स्टेज कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब तीसरी स्टेज में मैं बोलूंगा कि आपने पैसे मांगे ना उन्होंने, तो पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो आपके जेब में से होंगे, वो पैसे आपको कोर्ट से वापस मिल जाएंगे। मगर उसने 50,000 मांगे ना, तो आप पहले ऊपर 2-4 नोट नीचे रखो, आपके पास अगर उतने पैसे नहीं है तो बीच में कुछ डुप्लीकेट नोट रखो या कुछ और तरीके। अगर आप 50,000 दे सकते हो तो पूरे 50,000 लो, उसको हम पाउडर लगा देंगे और आपके हाथ में वो पैसे लेके आप उसको दे दो। वो उसका भी रिकॉर्डिंग होगा, वो भी विटनेस हो गए कि उसमें भी उसने डिमांड किया है, ये प्रूव होगा। बाद में आप जाकर उसको बोलेंगे कि सर मैंने जैसा आपने कहा था मैं लेकर आया हूँ, आपको कहाँ देना है, यहाँ दूँ क्या, इशारा हो रहा है कि भाई उसने कैलकुलेटर पे लिख के दे दिया इतने पैसे लगेंगे, उसने कोई बोला कि मुझे पान लेकर आ जाओ, तो पान वाला बोलेगा कि अच्छा पैसे दे दो यहाँ पे, या कोई बोलेंगे चलो चाय पीने जाके आते। तो ये इशारे होते हैं कि भाई इस पे से वो पहले तो बात हो गई है, अब वो एक्सेप्टेंस हो रहा है। ये एक्सेप्टेंस के समय में जैसा ही ये पहले पता होता है कि क्या इंडिकेशंस देना है, जो पैसे देने वाला है वो उसको ये पता चल गया कि ये पैसे लेने के लिए तैयार है, उस समय वो पुलिस टीम को जो बाहर बाजू में है, सिविल ड्रेस में है, उनको इशारा देगा। वो इशारा हो सकता है चश्मे को हाथ लगाए, रुमाल निकाले, कहीं पीठ को खुजाए, किसी प्रकार से सर पे हाथ लगाए, ये इशारा होगा। ये इंडिकेशन मिल गया तो वो फिर पैसे देगा और पूरी टीम आकर उसको पकड़ेगी, रेड हैंड पकड़े। अब उसको पकड़ने के बाद वो पाउडर जो लगा है वो फिर पंचनामा होगा लोगों के सामने, 2 पंचों के सामने। वो वहाँ पे एक केमिकल आएगा, उस पे वो जो एक्यूज है जिसने पैसे लिया है उसके हाथ को पाउडर लगी होगी, उसने खिसे में रखा, ड्रॉवर में रखा, तो उसके बॉडी पे कहीं पे वो पाउडर लगनी चाहिए, हाथ पे, या वो बोलेगा इधर रख दे, जेब पे, कपड़ों पे लगेगी। हाँ, क्यों वो बोलेगा ड्रॉवर निकाल के कि यहाँ रख दे। तो वो इंडिकेशन सब रिकॉर्ड होगा और वो पाउडर वहां पे क्रिमिनल के हाथ पोजीशन में जो है, उसके समझो पोजीशन में कोई बैग है, उसने बैग खोल दिया और बताया इसमें डाल दो,
तो वहां से वो पाउडर कलेक्ट होगी, वो वही पाउडर है ये कैसा डिसाइड होगा, तो उसको वो केमिकल में लगाने के बाद में वो गुलाबी कलर होता है, रेड लगता है। वो एक्चुअली पूरा रेड नहीं होता है, गुलाबी टाइप कलर होता है। तो वो अगर कलर आ गया क्रिमिनल के पास हाथ पे, स्पेशली क्रिमिनल जो हाथ में पैसे लेगा, तो हाथ पे आता है मैक्सिमम टाइम पे उसके, तो वो पानी में केमिकल में जैसे धोंगे तो उसको रेड दिखेगा, और तब बोलते हैं रेड हैंडेड पकड़ा आप। इंटरेस्टिंग। उसको बट व्हाट इफ दे डोंट एक्सेप्ट दैट कैश, की जैसे पान वाले के पास भेज दिया, चाय वाले के पास भेज दिया, तो फिर कैसे पकड़ेंगे? उसके लिए भी कानून में है, क्या बोलते हैं, एंटी करप्शन का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 8 का 7A सेक्शन है। 7 जो है वो तो उस पे लगेगा जो पैसे मांग रहा है। 7A होगा वो मिडल मैन को लगेगा, एक्सेसरी टू द क्राइम। अगर उसने मैंने बोला मैं क्रिमिनल हूँ, मैं पैसे ले रहा हूँ, मैंने कहा कि आप जाओ पान लेके आओ, पान वाला बोलेगा दे दो पैसे मेरे पास, तो पान वाले के पास से कर पकड़ा जाएगा, उस पे 7A लगेगा, इस पे 7 लगेगा, तो वो भी चेन में आ जाएगा, तो दोनों के खिलाफ केस होगी। भले कोर्ट में ये होता है कि वो प्रूव नहीं होगा इसने लिया है, आपने पंच कह रहा है कि मैंने दाहिने हाथ से दिया, वहां पे तो कलर रेड हैंड पे आया, ऐसा वैसा, वो कि लूप होल ढूंढते रहते और केस छूटती रहती। इंटरेस्टिंग। करप्शन का एक पार्ट ये भी है जो हमें बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, बिकॉज कंट्री के बाहर ही पैसा चला जाता है, इस हवाला। हवाला थोड़ा बताइए ना कैसे काम करता है? हवाला, ब्लैक मनी, करप्शन, हम ये लगभग क्या बोलते हैं, सिमिलर टर्म समझते हैं। अच्छा। मगर उसमें डिफरेंस है। जिसको ब्लैक मनी कहा जाता है उसका मतलब होता है कि जिसको टैक्स पेड नहीं किया है, जो डिक्लेयर नहीं किया है कि ये मैंने लीगल बिजनेस से कमाया किया है, ये आपने बता दिया और उसको टैक्स पेड कर दिया कि वो वाइट हो गया। अब हवाला ये होता है कि जिसमें देने वाला और लेने वाला, इनका दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मैंने आपको पैसे दिया और मेरे भाई को अमेरिका में पैसे मिल गए, तो मैंने भाई को पैसे नहीं दिया है, ना ही हमारे दोनों का कोई लेन देन है, मगर मैंने आपको पैसे दे दिया, वहां उसको पैसे मिल गए, इसको कहा जाता है हवाला। ये हवाला का मतलब ये होता है कि किसी के भरोसे, इसके हवाले से दे रहा हूं, तो आपका काउंटर पार्ट वहां जो होगा अमेरिका में, वो उधर दे देगा, उधर दे देगा, मगर वो क्यों देगा? आपके कहने पे देगा। मैंने फोन किया, बोला इसको दे दे, पार्टी से पैसा मिल गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पे लेने वाला जो पैसा ले रहा है वो सही में मेरा भाई है? अगर हमारी बातचीत कोई सुन रहा है, किसी को पता चल गया और उसने जाके आपके वो काउंटर पार्ट को बोला कि मुझे दे दो 1 करोड़ रुपए, तो आप तो फंस जाओगे, आपके पैसे चले जाएंगे। तो ये दिक्कत ना हो, इसीलिए जैसे मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा और मैं बोलूंगा कि मेरे भाई को 1 करोड़ मिलने चाहिए, तो उसके बदले में आप मुझे कोई एक नंबर देंगे, एक नोट देंगे, 10 रुपए की, 100 रुपए की नोट दे देंगे। अब वो नोट जो है वही पासवर्ड है। अच्छा। वो 100 रुपए की नोट, वहां पे आप बताओगे कि ये नोट लेकर जो आएगा उसको पैसे दे दो। ये वो रजनीकांत की कौन सी मूवी थी? बहुत से वो आधा सेम, आधा नोट फाड़ दो, वहां जोड़ कर देख लो। ये सब किस्से वहीं से आते हैं ना। और ये रियल लाइफ, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि कुरियर सर्विसेज होती है, या फिर जैसा महंगी घड़ी है, गोल्ड है, जिनकी दुनिया भर में ब्रांचेस है, मैं यहाँ पे ब्रांच को पैसे दे रहा हूँ और गिफ्ट रशिया में मिल रहा है, तो ये एक प्रकार से हवाला है। मगर जब इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो वो क्राइम होगा। जिसमें कोई लीगल ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका मतलब मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया, तो उसके बदले में आपने मुझे कुछ दिया? नहीं दिया। क्या सर्विस दिया या कुछ माल बेचा? कुछ नहीं दिया।
तो ये इनलीगल है। अगर सही में मैंने आपको 1 करोड़ दिया और उसके बदले में आपने मुझे फ्लैट दे दिया, तो ये लीगल ट्रांजैक्शन है। करेक्ट। इसको हवाला कब कहा जाएंगे? जब उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बदले में आप किसी को बोल रहे हो को इसको दे दो पैसे, सिर्फ मनी फॉरवर्डिंग कर रहे हैं या उसको भरोसा दिला रहे हैं। बीच में आप दोनों का भरोसा है। करेक्ट। आपके भरोसे पे वो दे रहा है। और हम दोनों के बीच में सेटलमेंट कैसे होगा? मेरा वो उधर वाला अकाउंट बैलेंस शीट होता है ना, कि अगर समझो आपने अभी उसको 1 करोड़ देने के लिए बोल दिया, वो आपको बोलेगा कि वहां के भाई ने मुझे मेरे बर्थडे पे कोई 50 लाख का कोई गिफ्ट दे रहा है भाई मुझे, या फिर वहां का दूसरा कोई दोस्त है वो मुझे दे रहा है। तो वो दोस्त जाएगा वहां पे, वो बोलेगा कि 50 लाख इनको दे दो। अच्छा, तो मैं आप 1 करोड़ उसको देना था, उसने 50 लाख आपको देना था, बैलेंस हो गया। अब आपको सिर्फ 50 लाख देना है। पैसा यहाँ से वहां ऐसे घूमते रहेगा ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ, वो सिर्फ बैलेंस शीट टैली होते रहेगी। आप दोनों का सेटलमेंट सिर्फ कागज पे होते रहेगा। एक्चुअली लेन देन नहीं होगा। एक्चुअली लेन देन नहीं होगा, सिर्फ कितने देना है कितना लेना है इतना ही चलते रहेगा। इंप्रेसिव है। और ये चलते रहेगा जब तक दोनों बिजनेस में है तब तक चलते रहेगा। इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग कुछ केस है करप्शन की जो आपको अभी भी याद है? समथिंग दैट्स वर्थ टेलिंग। वैसे तो बहुत है, मगर ये केस मुझे जो दिल को लगी वो ये केस थी कि एक समाज कल्याण अधिकारी था, उसके पास में जो आदिवासी आश्रमशाला और आंगनवाड़ी शिक्षिका वगैरह ऐसे बहुत से 4th क्लास के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो बोलते हैं 4th क्लास के, ऐसे लोगों का 2-3 साल का पेमेंट निकालना था। तो वो भी उनको कुछ 4-5 हजार रुपए मिलते हैं, और ये ऑफिसर ने उनका पेमेंट निकालने के लिए 50% करप्शन मांगा। उसको कुछ 1.5 करोड़ की मांग की, जबकि 3 करोड़ को इसको बिल देना था। किसका बिल था? गरीब लोगों के पेमेंट करने का, जो ऐसे गरीब जो 4-5 हजार में अपना घर चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बिल निकालने के लिए अगर आप 1.5 करोड़ ले रहे हो तो ये करप्शन की हद पार होगी। कि भाई तुम एक तो किससे ले रहे हो? जो बहुत गरीब है ऐसे लोगों से ले रहे हो। कितना ले रहे हो? चाय पानी के लिए कहा जाएगा, समझो थोड़ा बहुत मर्जी से दे दो कहा जाएगा, तो कितना लोगे? उनको 4,000 पगार है, उसमें से 2,000 आप ले रहे हो, और ऐसे करके 1.5 करोड़ आप मांग रहे हो। और उसमें से फिर वो लगभग आधी रकम देते वक्त हमने पकड़ा, और वो उनकी चेन सिस्टम जब देखा तो इतना करप्शन है कि मैं चकित रह गया कि भाई हम कहीं पुलिस वालों को करप्ट कहते हैं, और उनके मुकाबले तो ये करप्शन भी नहीं है। इतना बड़े पैमाने पे हो रहा है। दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा करप्शन है, और बहुत बड़े लेवल का करप्शन है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, जो टॉप बॉसेस है वो भी इतने नीचे लेवल पे करप्शन कर रहे हैं, इतना खुलेआम कर रहे हैं कि ये सोच के हमें लगता है कि हमारा बॉस कभी ऐसा बोल सकेगा। हमारे पास जो चल रहा है डिपार्टमेंट में वो बहुत ही मिनिमम है, ऐसा मुझे लगने लगा जब मैं एंटी करप्शन में काम करने लगा। उसके पहले तो मुझे भी ये भी बहुत ज्यादा लगता था, मगर एंटी करप्शन में काम करने बाकी डिपार्टमेंट में जब काम देख रहा हूँ दूसरों का, तब एक तो बहुत बड़े बड़े बॉस उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिस्टमैटिक हो रहे हैं, और उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं 50%, 60% करप्शन और 40% एक्चुअली लोगों को मिल रहा है। तो ये आपके जिंदगी में आपने जितनी कमाई की उसमें से कितने % आपने पुलिस को दिया? आपका अगर
पेमेंट 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपका मंथली इनकम है, तो क्या आप 1 लाख रुपए पुलिस को दे रहे हो? नहीं, कोई नहीं है कि जो अपने मंथली इनकम का 50% कमीशन दे रहा है करप्शन में। हमें 2 लाख इनकम होने के बावजूद अगर 500 की नोट लिया तो भी लगता है कि बहुत बड़ा करप्शन है, गुस्सा आ रहा है। हाँ। गुस्सा आ रहा है। और ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे वो 2 लाख में से 1 लाख रुपए ले रहे, हम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा खेल चल रहा है। और ये देखकर मैं हैरान हो गया कि ऐसी सिस्टम को सुधारने के लिए हम बहुत छोटे हैं। और वो भी एंड इज दैट ट्रू कि जो हम लोग एटलीस्ट कॉमन पीपल लाइक अस सिविलियंस, तो हम लोग बोलते हैं कि यार ऊपर से फोन आ जाएगा। आपको प्रेशर आता था कभी ऐसा कि नहीं, वो जैसा फोन वगैरह तो नहीं आता है। पुलिस स्टेशन में 1-2 बार हुआ था जब बहुत, मगर ये जो समझ है ना कि भाई फोन आएगा, प्रेशर आएगा, वो कैसा काम करता है, इसके लिए मैं 1-2 किस्से सुनाता हूँ। पुलिस स्टेशन में जब इंचार्ज था तब मैंने वो, जब अवैध प्रवासी वाहतुक होती है कि जीप में लोगों को भर के लेके जाना है, उनको उस पर बीच बीच में माहौल खड़ा हो जाता था कि उस पर कार्रवाई करो, इस पे कार्रवाई करो, पकड़ो वगैरह। तो मैंने एक दिन दोपहर को निकला और लगभग ऐसे जितने भी मिले हैं ऐसे 7 लोगों को 7 गाड़ियां भरकर पुलिस स्टेशन लाके खड़ा कर दिया, मैं इन पे कार्रवाई करूंगा। उसमें से 3-4 लोगों ने वहाँ के लोकल एमएलए को, आमदार को फ़ोन किया और कि भाई इन्होंने तो हमको पकड़ा है, हमने तो आपके भरोसे काम किया, आपने तो बोला था कर चालू करो, बिजनेस रहेगा वगैरह ऐसा। तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे डायरेक्ट फ़ोन आया आमदार का, लोकल आमदार का, कि मेरे 4 गाड़ियाँ हैं, वो बेचारे गरीब है, बेरोजगार है, उनको कहीं नौकरी नहीं थी, इसलिए वो काम कर रहे हैं, कुछ तो मेहनत कर रहे हैं, आप उनको फालतू में परेशान कर रहे हो, उनको छोड़ दो, उनको जरा रहम खाओ कि भाई बेचारे आप गरीब लोगों को परेशान कर रहे हो। इस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट किया। मैंने ये किया, फोन चालू रखो बोला और वो 7 लोगों को सामने खड़ा किया। मैंने पूछा, हाँ आपके कौन से 4 है बताइए नाम। हाँ, आप बाजू हो जाओ, आप बाजू हो जाओ, आप बाजू हो जाओ। ये 4 लोगों के लिए आमदार साहब ने फोन किया है, मैं इन पे कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, बाकी 3 लोगों पे कार्रवाई कर रहा हूँ। अब ठीक है सर, मतलब तो वो डर गया, वो बोल, उसने फोन को छोड़ दिया नीचे, क्योंकि आपने बोल दिया सबके सामने, एक्सपोज कर दिया। तो वो बाकी पूरे उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे मतदार संघ में, पूरे पब्लिक में ये हो जाएगा कि भाई आधे लोगों को इन्होंने छुड़ाया, आधों को नहीं किया। बाद में उसने मुझे डांटने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, आपने मुझे बदनाम कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैं बोला सर हम भी तो आपके ही है, आप मुझे बोल दो कि कार्रवाई मत करो किसी पे, लेकर आओ कोई कानून, कोई नोटिफिकेशन कि गरीब बच्चे हैं, उनको बेरोजगारी है, उनको कहीं काम धंधा नहीं है, हम इनको परमिशन दे रहे थे कि जितने सीट है उससे ज्यादा हम उनको परमिशन दे रहे, लेकर आओ गवर्नमेंट का ऑर्डर। हमें क्या शौक है कि उस पर परेशान करने की। आप इधर लोगों को कह रहे हो कि करो और ऊपर से कानून ला रहे हो कि इस पे कार्रवाई करो, तो दोनों भी तो आप ही हो। आपने मुझे, हम भी तो आप ही, वो 4 लोग थोड़ी आपके हैं, मैं भी तो आपका ही हूं। जब लीगल सिस्टम है उसमें लॉ मेकर्स या गवर्नमेंट ये सिविल सर्वेंट से ऊपर है। पालक मंत्री, एमएलए ये मुझे बोल सकते हैं कि भाई उनको किस लिए ये अधिकार दिया है। जब मेरे जैसा पुलिस ऑफिसर अधिकार का दुरुपयोग करेगा या कानून में बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं ये करना ही करना है, तो कहीं मेरा बैलेंस चला गया, तो आप जैसे लोगों ने लोक प्रतिनिधि बोल के मुझे समझाना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है, इसलिए कानून ने आपको अधिकार दिया है। अब दिक्कत ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो पुलिस ऑफिसर आमदार खासदार को डांटेगा, उसको उसके बात नहीं मानेगा, वो सही सिंघम है। करेक्ट। और ये कन्फ्लिक्ट है। एक्चुअली जो लोक प्रतिनिधि है उनको ज्यादा अधिकार कानून ने दिया है, मगर दिक्कत यह है कि वो लोगों का प्रतिनिधि नहीं कर रहे, वो क्रिमिनल का प्रतिनिधि हो रहा है या
गलत लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए कन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है। इसलिए लोगों के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में झगड़े शुरू होते हैं। दोनों का इंटेंशन अगर एक है तो दिक्कत नहीं आएगी। एक तो दोनों में से किसी का इंटेंशन करप्शन का है, एक का नहीं है, तो दिक्कत आएगी। दोनों का नॉन करप्ट अप्रोच है तो दिक्कत नहीं आएगी, दोनों का करप्ट अप्रोच है तो दिक्कत नहीं आएगी। दोनों कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी कह रहा है कि भाई ये एक्सपेंडिचर जो है, तुम्हारा खर्चा जो है वो कम करो। पूरा प्रशासन भी कह रहा है कि हम कम कर देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। पैसा छोड़ दो, लोगों की सेवा करो, दोनों कह रहे हैं, दिक्कत नहीं आएगी। जब प्रशासन कहेगा कि पैसे कितने भी लगो, हम लोगों तक पहुंचना चाहिए, और गवर्नमेंट कह रहा है कि आपको डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको जरा बचत करना पड़ेगा, तो दिक्कत, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। जब दोनों एक दिल से काम करेंगे तो लोगों तक जो मैसेज पहुंचना है वो पहुंचेगा। आई थिंक सोशल मीडिया का भी इफेक्ट है कि कहीं कुछ गलत हुआ तो दिखता है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम यंगस्टर्स क्रिएटिंग पॉलिटिकल पार्टीज। बट जैसे एक रिसेंटली वीडियो वायरल गया था कि किसी गरीब औरत का वो वेजिटेबल सेल करी थी और उसका अतिक्रमण वालों ने उठा लिया। So of course, I mean technically it's illegal to set up a shop on the footpath कि भाई फुटपाथ वाला चलने वाला तो बोलेगा यार मुझे तो चलने की जगह चाहिए, मैंने भी तो टैक्स भरा है, बट फिर वो गरीब भी कहाँ से अपना रोजगार कमाए। बट आई थिंक पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर। हैव यू सीन, मतलब सिंस यू स्टार्टेड हैज करप्शन ग्रोन या कम हुआ है या अलग अलग लेवल पे जा रहा है कुछ? मुझे ये लग रहा है कि सिस्टमैटिक करप्शन बढ़ रहा है। अच्छा, सिस्टमैटिक करप्शन बढ़ रहा है। इंडिविजुअल टू क्रैक, इट्स टफ टू क्रैक दैट सिस्टमैटिक करप्शन। हाँ, सिस्टमैटिक करप्शन बढ़ रहा है और पर्सनल करप्शन, इंडिविजुअल करप्शन कम हो रहा है। सिस्टमैटिक करप्शन जो है ना, कि जिन बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसा गवर्नमेंट ऑफिसेस हो या कोर्ट हो या जिन पे जिम्मेदारी है समाज का नेतृत्व करे, इनको दिशा दे, प्रोटेक्ट करे, ये करप्शन को रोकना चाहिए। वहाँ पे जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा है, उल्टा वहाँ पे करप्शन को मान्यता मिलती जा रही है। और जो इंडिविजुअल लेवल पे है वो कम होके सिस्टमैटिक लेवल पे कन्वर्ट हो रहा है कि जो भी है अभी टॉप बॉस के पास ही होगा। आप नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को मिलो मत, कुछ मत करो, आप डायरेक्ट मेरे पास आ जाओ, मैं वो देख लूंगा। इसलिए इंटरफेरेंस भी बढ़ते जाएगा और सिस्टम कोलैप्स होना कहा जाता है ना। अभी हम जब बोलते हैं कि पूरी सिस्टम सड़ गई है, क्या मतलब है? सिस्टम सड़ गई का मतलब क्या होता है? सिस्टम सड़ गई का मतलब ये होता है कि जिसको जो अधिकार दिया है वो अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, वो सही ढंग से सर्विस नहीं दे पा रहा है, उसको ऐसी रचना, ऐसे अधिकार का जो डेलीगेशन है उसमें दिक्कत आ गई है। कोई जगह पे ऐसा है कि पूरा नीचे वाला ही कब्जा कर लिया है, ऊपर वाले के पास कुछ अधिकार नहीं है, वो नीचे वाला जाकर मंत्रालय में डिसाइड करेगा कि कमिश्नर कौन आएगा, मेरा बॉस कौन होगा, ये मैं उसके ऊपर वालों को मिलकर डिसाइड करूंगा। पुलिस स्टेशन इंचार्ज कौन होगा, ये कलेक्टर डिसाइड करेगा। कलेक्टर मतलब पैसे कलेक्शन करने वाला, वो बोलेगा कि मैं आपको दूंगा, आप सीनियर बीच वालों को दोगे, वो ऊपर वाले को देगा। ये सिस्टम ही गलत है ना। मैं ही डायरेक्ट कमिश्नर को लेके देता हूं, तुम्हारा हिस्सा कुछ नहीं। पुलिस स्टेशन में कौन रहेगा ये अगर कमिश्नर उसके कहने पे करेगा, कमिश्नर कौन रहेगा ये अगर कोई बिचौलिया रहेगा वो ऊपर जाकर डिसाइड करेगा। तो ये सिस्टम कोलैप्स होती है, जिसको जो अधिकार है वो अधिकार इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। ये मैंने आपको आसान समझने के लिए करप्शन का उदाहरण दिया। कोई लीगल काम भी है, अगर समझो किसी को बंदोबस्त लगाना, वीवीआईपी बंदोबस्त करना है, तो ये ग्राउंड लेवल पे पुलिस स्टेशन पे ही होगा। उसको ही पता है कि कौन से आदमी कैसे कहाँ पे फिट काम करेंगे। अगर कोई कहेगा कि ये तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, मैं डिसाइड करूंगा, दिल्ली से डिसाइड होगा कि कौन कहाँ पे काम करेगा। अब
ये उदाहरण सही नहीं होगा, या सोचिए कि अगर कोई राज्य का इलेक्शन पे कौन कहाँ पे आदमी रहेगा, ये अगर दिल्ली में बैठ के डिसाइड होगा तो लोकल पुलिस कोलैप्स हो जाएगी। True. तो इसको कहा जाता है सिस्टम कोलैप्स हो रही है। कोई हम कई बार जुडिशरी पे बहुत ध्यान देते थे, बहुत आशा रखते थे कि ये पोजीशंस है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब बैलेंस करेंगे, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, कौन, यहाँ पे हमें समझ में आता है कि आम पब्लिक को भी समझ में आता है कि कौन सही है कौन गलत है। और कई जगह पे आप सिस्टम में कागज पे ये नहीं दिखा सकते, मगर जुडिशरी पे ये कॉमन सेंस होता था, कॉमन सेंस दिखता था कि भले ही आपके कागजात में कुछ गलतियां रह गई होगी, मगर ये आदमी बदमाश है, इसको सजा मिलेगी। जुडिशरी हो, पुलिस को भी ये पता होता है, फील्ड पे स्पॉट पे जाने के बाद झगड़ा चल रहा है, किसका सही है क्या है, कौन एग्रेसिव है, कौन सबमिसिव है, किसकी गलती क्या है, ये किसी को भी कॉमन सेंस से पता चल जाता है। अगर मैं मेरे अधिकार का वापर, उसका यूज जो सही है उसके तरफ से नहीं करूंगा और उसके लिए करप्शन करूंगा, तो लोगों का विश्वास उठते जाएगा। तो सिस्टमेटिक करप्शन में ये दिखने को मिल रहा है कि जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं वही लोग जानबूझकर पता होने के बावजूद उसके खिलाफ जा रहे हैं। So how does जनता stop it then? किस पे भरोसा करे फिर? लोगों का सिस्टम पे से भरोसा उठना शुरू हो गया है ना। ये जो कॉकरोच पार्टी और कुछ चल रहा है लोगों पे, ये सिस्टम के हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आज भी सिस्टम बहुत बड़ी है, मजबूत है, और उसके सामने कोई भी इंसान बहुत छोटा है। कोई एक इंसान या कोई संगठन कोई ये बहुत बड़े पैमाने पे नहीं करेगी, मगर ये कब तक, जब तक आपको सुधरने का चांस है। करेक्ट। करप्शन को रोको, करप्शन को अभी कम करो, ये मैसेज इसीलिए देना जरूरी है। ये किसी इंडिविजुअल का नुकसान हो रहा है, किसी पैसे कमाए जा रहे हैं, ये तो गलत है, मगर उससे बड़ा है आपका समाज, आपका देश, आपका सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। तो आपकी जिंदगी में ये इस कदर इम्पैक्ट करने वाली चीज है करप्शन। ये आपके जीने मरने का, आपकी लाइफ चेंज करने वाला फैक्टर है। आपको, आपके जिंदगी का दृष्टिकोण, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये कंप्लीट अलग है। आपको यूरोप में, फॉरेन में अच्छा क्यों लगता है? वहां बहुत सीनरी है इसलिए नहीं, वो तो है ही, मगर उससे ज्यादा कि अगर मैं सीधा रहूंगा, अगर मैं अपना काम करूंगा तो मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। मैं बिजनेस, यहाँ से लोगों को खुशी है अपना घरदार छोड़ के यहाँ से कोई फॉरेन में जाके रहे, वहाँ की जिंदगी क्या बहुत अच्छी है? नहीं, वहाँ ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा प्रॉब्लम है, मगर इससे बेहतर है ये है कि हमने हमारा घर इतना गंदा करके रखा है कि लोगों को दूसरे का घर अच्छा लगने लगा है। बेसिक नेसेसिटीज ही मिसिंग है। और उससे जुड़ा मामला है करप्शन, उससे जुड़ा मामला है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। Absolutely. No, fabulous. Very, very insightful conversation, sir. Thank you so much. Hopefully, वापस आएंगे आप for another episode. मजा आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत दिनों के बाद इतना खुल के मैंने बात की। Lovely.